हेलो दोस्तों। आज हम पीजीबीपी का रिवीजन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट कॉन्सेप्ट ये किया था बेटा, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट 25 सेक्शन नंबर 28, जिसमें हमने पढ़ा कि स्टॉक इन ट्रेड को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए कैपिटल एसेट्स में, तो जो एफएमवी होगी कन्वर्जन की डेट पर, उसको पीजीबीपी की इनकम माना जाएगा। अभी हम सेक्शन नंबर 43 सीए पढ़ने जा रहे हैं। कोशिश ये कीजिएगा सब लोग, जब ये सेक्शन आप रिवाइज करें तो कैपिटल गेन के सेक्शन नंबर 50 सी का भी आपने रिवीजन कर लिया हो, बल्कि पूरे कैपिटल गेन का रिवीजन कर लिया हो, तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। मगर इस सेक्शन के करते समय आप 50 सी को भी देख लें, वो इसका जस्ट सिमिलर सेक्शन है। अगर कोई लैंड, बिल्डिंग या दोनों एज स्टॉक इन ट्रेड आपके पास है, आप उसको सेल परचेज का काम करते हैं, और आप लैंड और बिल्डिंग को या दोनों को, जिसको आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह अपने पास मेंटेन किया है, अगर आप इसे एज ए कैपिटल एसेट रखेंगे तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 43 सी ए नहीं लगेगा। तब अभी जो मैंने सेक्शन मेंशन किया 50 सी, वो लगेगा। और देखिए, रिवीजन क्लासेस आपको तभी समझ में आएंगी जब आप सारी रिवीजन क्लासेस गो थ्रू करें। अब बीच में से आप कहीं से भी देखने लगेंगे तो क्लासेस समझ में आना मुश्किल है। साथ में मैं रिवीजन तो करा ही रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर भी जहाँ तक पॉसिबल है आईसीआई मॉड्यूल के वो करा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चन हैं वो सभी के पास अवेलेबल होंगे, और दूसरा कॉन्सेप्ट के बाद हमारे नोट्स में जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये हमारी अगर देखा जाए तो रिवीजन क्लास नंबर 4 है आज हमारी। कैपिटल गेन की 2 क्लास आई थी, पीजीबीबी की 1 क्लास, और ये आज 4th क्लास हमारी होने जा रही है। आइए इसको शुरू करते हैं। अगर लैंड और बिल्डिंग या दोनों एज स्टॉक इन ट्रेड आपके पास हैं और आप उसे ट्रांसफर करते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर, तो आपका सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बराबर माना जाएगा अगर आपके एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। सपोज आपका एक्चुअल कंसिडरेशन 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का पहले 110% कर दीजिए, वो 1 करोड़ 10 लाख आएगा। अगर वो अमाउंट आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो आपका सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, और अगर उससे ज़्यादा है या बराबर है तो फिर एक्चुअल कंसिडरेशन होगा। और कभी भी आप सेल कंसिडरेशन को 110% के इक्वल नहीं लेंगे, या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका सेल कंसिडरेशन होगा या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन होगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तब जब 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अधिक हो। अब ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ये 2 डेट्स की आपको क्वेश्चन में हो सकता है बताई गई हो, एक डेट ऑफ एग्रीमेंट की और एक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। आप हमेशा डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक शर्त है कि जो आपका बायर है, जो आपसे ये लैंड और बिल्डिंग बाय कर रहा है, वो आपको कंसिडरेशन का कुछ पार्ट या फुल कंसिडरेशन अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या किसी भी बैंकिंग चैनल के माध्यम से आपको दे दे। तो अगर वो पैसा आपको मिल जाता है फुल या पार्ट कंसिडरेशन, तो जो डेट ऑफ एग्रीमेंट की डेट की आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो ली जाएगी। अदरवाइज आप 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन का कंपैरिजन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी उससे करेंगे। यहाँ हमने एक एरो लगा के स्पेशल पॉइंट लिखा है, इसको आप देख लीजिए एक बार, मगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। अगर कोई एक रेसिडेंशियल यूनिट है, जैसे कोई मकान है, सिंगल फ्लैट है, जो 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में बेचा गया हो, फर्स्ट टाइम वो रेसिडेंशियल यूनिट बनाने के बाद बेचा जा रहा हो, और कंसिडरेशन उसका 2 करोड़ रुपए उससे कम हो, तो फिर कंपैरिजन के लिए 110% नहीं लेंगे, 120% लेंगे। मैंने इसलिए कहा कि रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, उसका कारण है ये डेट बेटा आज से 4 साल 5 साल पुरानी है। ये लॉकडाउन के बीच में प्रॉपर्टीज की वैल्यू गिर गई थी, जिसकी वजह से 110% की जो टॉलरेंस लिमिट है उसको बढ़ा के 120 कर दिया गया था। ये आज के टाइम में रेलिवेंट नहीं है। तो ये बस कभी आपके यहाँ नोट्स में ये लिखा हुआ आ जाए
और आपको लगे कि मैंने रिवीजन नहीं कराया या बताया नहीं है, सिर्फ इसलिए डाल दी है बात, बाकी एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। एक्चुअल कंसिडरेशन है 2 लाख, इसका 110% करिए, 2,20,000 आएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो आपका जो सेल कंसिडरेशन है इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा। 10 लाख का 110% करिए, 11 लाख आएगा। 11 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, इस केस में आपका सेल कंसिडरेशन 10 लाख एक्चुअल कंसिडरेशन होगा। 20 लाख का 10% करिए, 22 आएगा। 22 अधिक है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से इस केस में, तो आपका जो स्टैम्प एक्चुअल कंसिडरेशन है 20 लाख वो आपका सेल कंसिडरेशन होगा। 50 लाख का 110% करिए, 55 लाख आएगा और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे अधिक है, इसलिए आपका जो सेल कंसिडरेशन है इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा। इसी का सिमिलर क्वेश्चन सेक्शन आपने कैपिटल गेन में 50C पढ़ा था। 110% जो एक्चुअल कंसिडरेशन का लेंगे वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए। कभी भी सेक्शन 43CA में सेल कंसिडरेशन 110% नहीं होगा, या तो एक्चुअल कंसिडरेशन होगा या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा। इस नोट में ये लिखा है हमने कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट जिस दिन आपकी जो एसेट है स्टॉक इन ट्रेड वो बेची जा रही है, जिसको हम डेट ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं, उस डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। अगर पार्ट या फुल कंसिडरेशन थ्रू अकाउंट पे चेक और भी बहुत तरीके बताए, RTGS, NEFT, ऑनलाइन, UPI, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है 50C से कॉपी किया गया है। और बस वहाँ जब आप लैंड एंड बिल्डिंग को कैपिटल एसेट्स की तरह बेचें तो 50C कैपिटल गेन लगेगा, और स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेचें तो PGBP सेक्शन नंबर 43CA लगेगा। तो आप डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, अदरवाइज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। ये यहाँ पे सेक्शन नंबर 43CA समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मिनट, आइए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्लैरिटी का इशू आ रहा है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च, आज के टाइम में ये सेक्शन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इसको ध्यान से सुन लीजिए। सेक्शन नंबर 35 के दो सेक्शंस हैं, 35(1) क्लॉज I और 35 सबसेक्शन 2। अगर आप कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करते हैं जिसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है स्पेसिफाइड अथॉरिटी से, परमिशन लेने के बाद आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद हर वर्ष उनको रिपोर्ट देते हैं। जैसे 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर समाप्त होगा तो 30 अप्रैल तक उनको रिपोर्ट देनी होती है। फिर वो रिपोर्ट में बताते हैं कि आपको जो परमिशन दी गई थी रिसर्च आप उसके अनुसार कर रहे हैं या नहीं, और आपको ये भी लिमिट लगाते हैं कि आप इस अमाउंट से ज़्यादा का खर्चा नहीं कर सकते या कितने बड़े स्केल पे आप रिसर्च कर सकते हैं। उस केस में आपके जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे उनकी 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी, एक प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके खर्चे हुए हैं, और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं उनकी भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी लैंड को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी रिसर्च के लिए 2 करोड़ रुपए की, तो पूरे 2 करोड़ रुपए की डिडक्शन आपको सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 में एक ही बार में मिल जाएगी, और फिर बेटा आप इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक, अगर ये रिसर्च आपकी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले से चल रही है तो आपको डिडक्शन उस वर्ष मिलेगी जिस वर्ष आपका बिजनेस कमेंसमेंट होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 को, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में, 24-25 में, और रिसर्च उससे पहले वाले 4 साल से चल रही है, 23-24-22, 23-21-22, 20-21 से रिसर्च चल रही है, तो आपको बिजनेस कमेंसमेंट से पहले सिर्फ 3 वर्षों की ही डिडक्शन आपको मिलेगी, और उन 3 वर्षों में जितना भी खर्चा आपने किया होगा कमेंसमेंट और बिजनेस वाले ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनकी 100% डिडक्शन मिल जाएगी, मगर बिजनेस स्टार्ट होने से पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की सिर्फ 2 ही चीजों की डिडक्शन मिलेगी, एक रिसर्च में इस्तेमाल हुआ यूज हुआ रॉ मटेरियल, और दूसरा रिसर्च के स्टाफ की सैलरी, चाहे वो साइंटिस्ट हो, पियन हो या गेटकीपर हो, सभी की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, बट सैलरी की मिलेगी या जो वेजेस आप उनको पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इस टेबल में यही लिखा है कि जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो क्या होगा, और ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हुए तो क्या होगा।
तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस सिर्फ दो चीजों की डिडक्शन मिलेगी, मटेरियल फॉर रिसर्च और सैलरी टू रिसर्च स्टाफ। और वो डिडक्शन का अमाउंट भी अगर प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ने कह दिया, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि पिछले 3 साल में हमारे 10 लाख खर्च हुए हैं और अथॉरिटी कह देती है कि ये काम तो 8 लाख में हो जाएगा, 8 लाख से ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर उस केस में यहाँ पर जो डिडक्शन आपको मिलेगी वो मैक्सिमम 8 लाख रुपए की मिलेगी। और जितने भी आपके कमेंसमेंट के बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे उन पे इस प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे हर प्रकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको जो भी रिसर्च के लिए खर्चा हुआ है, चाहे वो मटेरियल सैलरी है या नहीं, चाहे वो अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब किया है नहीं, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो सिर्फ लैंड को छोड़ के किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे वो बिजनेस कमेंसमेंट से पहले हो या बिजनेस कमेंसमेंट के बाद। बिजनेस कमेंसमेंट से पहले मात्र 3 साल की ही डिडक्शन आपको कमेंसमेंट वाले ईयर में मिलती है, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलती। एक बात और याद रखिएगा, जैसे आपने लास्ट सेशन में देखा, डेप्रिसिएशन और फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से पीजीबीपी हेड में लॉस नहीं आ सकता। सिमिलरली साइंटिफिक रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से कभी भी पीजीबीपी में लॉस नहीं आ सकता। अगर आपका साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन, तो बेटा याद रखिएगा आपको जो डिडक्शन मिलेगी उतनी मिलेगी जितना आपकी पीजीबीपी की इनकम है। सपोज आपने पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट की और जितनी भी डिडक्शन पीजीबीपी की होती है वो सब ले ली, बस आपने साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं ली। और सपोज करिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए आ रही है और साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपकी 12 लाख है, तो आपको डिडक्शन मात्र 10 लाख की मिलेगी और जो 2 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा और उसको बिल्कुल आप वैसे ही यूज करेंगे जैसे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की आपको डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल बनाया है। ए ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2024 को, तो 24-25 हमारा कमेंसमेंट का ईयर है। इन्होंने कुछ एक्सपेंसेस किए और रिसर्च पिछले 4 साल से चल रही है, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21। तो देखो ये जो रिसर्च वाला जो बिजनेस कमेंसमेंट वाला ईयर है, इसमें आपको मटेरियल, सैलरी, रेंट सबकी डिडक्शन मिल जाएगी, मगर उससे पहले बस 3 वर्षों की ही डिडक्शन आपको मिलेगी। बेटा लास्ट 3 ईयर की डिडक्शन मिलेगी और जो प्रीवियस ईयर है उसमें आप किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 24-25 है ना, इसमें मटेरियल, सैलरी, रेंट ये तीनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो तीनों की डिडक्शन आप ले सकते हैं 24-25 में। मगर उससे पहले वाले जो 3 वर्ष है, 1, 2, 3, इन 3 वर्षों में आप मटेरियल और सैलरी की डिडक्शन लेंगे, आप रेंट की डिडक्शन नहीं ले सकते। और जो 3 वर्ष से पहले वाला ईयर है 20-21, इसके आप किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की या कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन सेक्शन 35 में नहीं ले सकते। अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो बिल्डिंग, लैंड और प्लांट। लैंड की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिल्डिंग और प्लांट की डिडक्शन मिल जाएगी 24-25 की भी, 23-24 की भी, 22-23 की भी और 21-22 की भी। सारा जितना भी डिडक्शन मिलना है वो सबकी सब डिडक्शन 24-25 में मिलेगी। आपके सामने हमने यहाँ पे लिखा, ये आफ्टर कमेंसमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बिफोर कमेंसमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मटेरियल और सैलरी। टोटल मिला के खर्चा बनता है 12 लाख का, पूरे 12 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने प्लांट और बिल्डिंग लिया है, लैंड नहीं लिया। ये टोटल मिलाकर बनता है आपका 7,20,000। तो 12 लाख की तो आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी और 7,20,000 की 35 सबसेक्शन 2 में कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी। सपोज करिए डिडक्शन लेने से पहले, ये वाली डिडक्शन लेने से पहले, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन लेने से पहले आपकी पीजीबीपी इनकम मात्र 6 लाख है, तो ये डिडक्शन आपको 6 लाख मिलेगी। बाकी का जो 1,20,000 होगा वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है कोई साइंटिफिक रिसर्च की एसेट अगर आप सेल कर दें तो क्या होगा। अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च की एसेट आप सेल करें तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप उसे ब्लॉक में लाके भी बेच सकते हैं और बिना ब्लॉक में ऐड किए हुए भी बेच सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग, मतलब हम लोगों से मतलब है सी एंटर के लेवल पर, हम टीचर ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है ना, मगर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बात समझ में आए।
ठीक है, इसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल सकता है। ऑल्दो आप अगर एक इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लें सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 3 तो आपका काम बन जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट में क्या करना है। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की कोई एसेट थी जिसकी अभी आप डायरेक्शन लेकर आए लास्ट कॉन्सेप्ट में पूरे 10 लाख रुपए, और आपने रिसर्च होने के बाद या कभी भी उस एसेट को जिसकी आप डायरेक्शन ले चुके हैं उसे 5 लाख रुपए में बेच दिया। 10 लाख रुपए की एसेट आपने खरीदी थी आज से 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले आप डायरेक्शन ले चुके थे पूरे 10 लाख रुपए। आज उसकी अगर इनकम टैक्स में देखा जाए तो WDV 0 है। अब आप उसको 5 लाख रुपीज में सेल कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपीज जो पूरा अमाउंट है वो प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पर जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है वो सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 2 में टैक्सेबल होगा, सॉरी 41 सबसेक्शन 3 में टैक्सेबल होगा। तो लॉ ये है कि अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च एसेट पर कोई डायरेक्शन सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 2 में मिल चुकी है और बाद में उसके बेचने पर कोई प्रॉफिट हो जाए तो वो प्रॉफिट टू द एक्सटेंट डिडक्शन अलाउड अर्लियर टैक्सेबल होगा अंडर द हेड PGBP। तो मैं रिपीट करता हूं अपने एग्जांपल को, 10 लाख की एक एसेट थी, पूरे 10 लाख की डिडक्शन ले चुके, WDV 0 हो गया, आज की डेट पर उसे 5 लाख में बेच रहे हैं, तो 0 के अमाउंट की एसेट 5 लाख में बेचोगे तो ये हुआ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। तो जब तक आपका ये जो प्रॉफिट है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये प्रॉफिट कैपिटल गेन में आएगा या PGBP में, तो लॉ कहता है यहाँ पर सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 3 लगेगा। जितनी भी डिडक्शन आपको PGBP में मिल चुकी है उतने अमाउंट की जो रिकवरी होगी वो PGBP में टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपको 10 लाख की डिडक्शन मिल चुकी है तो 10 लाख रुपए तक जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो PGBP में टैक्सेबल होगा। सपोज करिए ये साइंटिफिक रिसर्च एसेट आपकी 11 लाख रुपीज में सेल हो जाती तो 10 लाख रुपए का अमाउंट PGBP में टैक्सेबल होता और 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कैपिटल गेन में आता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो जितने की डायरेक्शन मिली है उससे ज्यादा आपकी रिकवरी हो तब अमाउंट टैक्सेबल होता है PGBP में, अन्यथा वो अमाउंट टैक्सेबल होता है, सॉरी कैपिटल गेन में, अन्यथा वो अमाउंट टैक्सेबल होता है PGBP में। इसके दो ऑप्शन है बेचने के। तो पहला तो यही है सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो भी प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट पर वो, और जितनी डिडक्शन आपको मिल चुकी है दोनों में जो लोअर होगा, जैसे आपने लास्ट क्लास में पावर जनरेशन अंडरटेकिंग के लिए पढ़ा था, सिमिलर वही लॉ है। और अगर एसेट आप ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा पे बेचेंगे तो ही कैपिटल गेन होगा। एक तरीका तो ये है, इसे कहते हैं बिना ब्लॉक में ऐड किए हुए बेचना, और दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इसको ब्लॉक में ऐड कर दें फिर बेचें। इस केस में सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा, इस केस में आपका 43 सबसेक्शन 1 और डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे। मान लीजिए आपने कोई एसेट 10 लाख की खरीदी थी आज से 2 साल पहले और उस पर आप पूरे 10 लाख की डिडक्शन ले चुके थे, और आप ये आज डिसाइड करते हैं कि इसको हम पहले ब्लॉक में ऐड करेंगे। तो ब्लॉक में जब ऐड करेंगे आप तो उसकी 0 वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि सेक्शन नंबर 43(1) कहता है कि अगर आपको 35 सबसेक्शन 2 में डिडक्शन मिल चुकी है तो जितनी डिडक्शन मिल चुकी है वो माइनस करके कॉस्ट में से फिर ब्लॉक में ऐड करेंगे। तो 10 लाख की एसेट थी, 10 लाख आप डिडक्शन ले चुके हो तो आप 0 रुपीज ऐड करोगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स में, और फिर आप ब्लॉक ऑफ एसेट्स से जैसे एसेट्स को बेचते हो ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कॉन्सेप्ट में वो कॉन्सेप्ट लगेगा। तो नॉर्मली बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ऑप्शन 2 ये नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पर इसको इतना डिस्कस नहीं किया जाता ना पूछा जाता। तो हम ऑप्शन 1 को ही रखते हैं, और ये ऑप्शन 1 कहता है कि जितना भी प्रॉफिट आपको साइंटिफिक रिसर्च एसेट करने पर सेल हुआ है या जो डिडक्शन मिली है दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा वो आपकी PGBP की इनकम कहलाएगी, और अगर एसेट ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा पे बिकेगी तो कैपिटल गेन होगा। तो इसमें अगर आप इतना भी देख लें तो काफी है, अदरवाइज बेटा बहुत डिटेल है कि 43(1) कब लगता है, क्यों लगाएगा कोई, ये सब हैं बातें हैं, तो उसको हमने नॉर्मल बैच में डिस्कस किया है। अगर आप ऑप्शन 1 भी जान लें यहाँ तो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अब आती हैं डिडक्शंस। अगर आप रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं तो पहले इसका महत्व हुआ करता था, इम्पोर्टेंस हुआ करता था। आज ये डिडक्शन, पहले क्या होता था, आप 100 रुपए दो, 200 की डिडक्शन लो, 150 की डिडक्शन लो। अभी तो सिंपल है, अगर आप
सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई ए ट्रिपल आई और 2AA में डोनेशन देने पे डिडक्शन मिलती है। पहले इतने सारे सेक्शंस इसलिए बनाए गए थे क्योंकि हर सेक्शन में जो रेट ऑफ डिडक्शन था वो अलग अलग था। कहीं पर आपको डोनेशन का 200% डिडक्शन मिलती थी, कहीं पर 175% मिलती थी, कहीं 150% मिलती थी। मतलब जितना खर्चा कर रहे थे डिडक्शन उससे ज्यादा मिलती थी। इसको उस समय वेटेड डिडक्शन कहा जाता था। मगर पिछले 4-5 वर्षों से इसकी जो डिडक्शन है डोनेशन के अमाउंट के बराबर कर दी गई है। आज इन सेक्शंस में सिर्फ नंबर का डिफरेंस रह गया है, बाकी आप इसको बस पढ़ लें। अगर आप किसी नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन में जो साइंटिफिक रिसर्च में एंगेज हो, या फिर किसी इंडियन कंपनी को जो साइंटिफिक रिसर्च करती हो, या यही सब एंटिटी अगर सोशल साइंस रिसर्च करती हैं या किसी साइंटिफिक रिसर्च अप्रूव्ड प्रोग्राम में, नेशनल लैब में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आप डोनेशन देते हैं, तो आज की डेट पर जितना डोनेशन देंगे उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। 100% डोनेशन की डिडक्शन मिलेगी। तो इनमें से कोई भी सेक्शन में आज कोई अंतर रह नहीं गया है, सिर्फ नंबर का अंतर है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके लिए ये है कि अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स देते हैं अंडर सेक्शन 115BAC, तो बेटा पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते समय आप में को इनमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये जो 4 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स देते हैं। यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए हमने कैसे लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(1) क्लॉज IIA, ट्रिपल आई और 2AA में जो भी डोनेशन देते हैं, अगर डिफॉल्ट स्कीम में आप टैक्स पे करना चाहते हैं डिडक्शन नहीं मिलेगी, ऑप्शनल स्कीम में पे करना चाहते हैं तो डिडक्शन मिलेगी। मगर इससे पहले जो आप कॉन्सेप्ट पढ़कर आए, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो चाहे आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स पे करें या ऑप्शनल स्कीम में टैक्स पे करें, आपको डिडक्शन मिलेगी। डोनेशन देना अलग चीज होती है, साइंटिफिक रिसर्च पर खर्च करना अलग चीज होती है। साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर तब माना जाता है जब वो रिसर्च आपके रिलेशन में हो रही हो, मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। बट आपने किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज को डोनेशन दे दिया, अब वो चाहे रिसर्च में कहीं पर भी खर्चा करे, उसका आपको कोई लेना देना नहीं है, उसे कहते हैं डोनेशन। और इसी के लिए जो डिडक्शन वाला चैप्टर है उसमें भी एक सेक्शन बनाया गया है 80GGA, क्योंकि ये डिडक्शन जो मिलती थी डोनेशन की, ये डिडक्शन मिलती है सेक्शन 35 में। और सेक्शन 35 लगता है बेटा बिजनेसमैन के ऊपर। अगर कोई सैलरीड क्लास एम्प्लॉय या कोई नॉन बिजनेसमैन, नॉन प्रोफेशनल डोनेशन देना चाहता है साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, तो वो उसको डिडक्शन कहाँ मिलेगी? तो उसको डिडक्शन मिलेगी 80GGA में। और बिजनेसमैन को और प्रोफेशनल को डिडक्शन मिलती है 35 के इन अलग अलग सेक्शंस में, वो भी तब जब आप ऑप्शनल स्कीम में टैक्स पे करें। अब बात आती है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर की। चाहे आप डिफॉल्ट स्कीम में पे करें टैक्स, चाहे आप ऑप्शनल स्कीम में टैक्स पे करें, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की 100%, कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक्सेप्ट लैंड 100%। बिजनेस कमेंस करने से पहले वर्ष की 3 साल की डिडक्शन टोटल करके उस वर्ष में मिलेगी जिस वर्ष आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करेंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में मटेरियल फॉर रिसर्च और सैलरी फॉर रिसर्च स्टाफ, इन दोनों चीजों की डिडक्शन मिलेगी टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की हर प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी एक्सेप्ट लैंड। अब आता है जी सेक्शन 35DDA, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। अगर एक एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन से वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेता है तो एम्प्लॉय को की तो इनकम मानी जाती है और उसको हम सैलरी में डिस्कस करते हैं। और उसके लिए हम सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 10C वॉलेंटरी रिटायरमेंट की कंपनसेशन पर मिलने वाली एग्जेम्पशन या फिर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 सैलरी के चैप्टर में डिस्कस करते हैं, जो आगे हमारी रिवीजन क्लास में आने वाला है। बट जो एम्प्लॉयर जिसने ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट पर सैलरी या कमीशन कंपनसेशन दी है एम्प्लॉय को, उसका क्या होगा? बेटा उसको जिस वर्ष में जितनी कंपनसेशन दी है उसने सभी एम्प्लॉयज को मिलाकर, उसकी डिडक्शन उसको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 24-25 में एक एम्प्लॉयर के 3 एम्प्लॉय वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हैं और तीनों की कंपनसेशन मिलाकर उसने 40 लाख रुपए की कंपनसेशन दी, तो उसको 1/5 यानी कि 8 लाख की रुपए की डिडक्शन इस वर्ष मिलेगी और 8-8 लाख करके 4 वर्षों में आगे डिडक्शन मिलेगी। टोटल डिडक्शन उसको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। यही हमने यहाँ समझाया है। 23-24 में आपने 10 लाख की पेमेंट की,
तो 10 लाख का 1/5 होगा 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो 23-24 में आपको 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी। तो 24-25 में भी इसमें से 2 लाख की मिलेगी। और 24-25 में आपने फर्दर 8 लाख की पेमेंट और की है, तो 8 लाख का 1/5 होगा 1,60,000। अगर हम क्वेश्चन के अनुसार देखें तो 23-24 में आपको इसमें से 2 लाख की डिडक्शन, और 24-25 में इसमें से 2 लाख की, और इसमें से 1,60,000 की, टोटल डिडक्शन 3,60,000 की मिलेगी। तो हमने यहाँ 23-24 और 24-25 का आंसर दिया है। आगे 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 सिर्फ आपको समझाने के लिए JFK लिख दिया है, जस्ट फॉर नॉलेज। आप इसको देखना चाहें देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है 37 सबसेक्शन 2B। मैं चाहूंगा जब भी आप ये सेक्शन देखें तो आगे एक हमारी रिविजनरी क्लास आने वाली है डिडक्शन के नाम से, और डिडक्शन में एक सेक्शन आएगा बेटा 80 GGB और GGC। उसके साथ जरूर इस सेक्शन को देखें। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई बिजनेसमैन या प्रोफेशनल किसी एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च करता है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, मगर कब? जब वो पैम्पलेट, ब्राउशर, मैगजीन, न्यूज़पेपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, और आप पॉलिटिकल पार्टी द्वारा पब्लिश होने वाले ब्राउशर में, पैम्पलेट में, होर्डिंग में, कियोस्क में, मैगजीन में किसी प्रकार के माध्यम में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो उस पर होने वाले खर्च की डिडक्शन नहीं मिलेगी। मगर इसकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी अगर आप 80 GGB और 80 GGC का सेक्शन मेरे डिडक्शन के रिवीजन में देख लेते हैं। तो इसके बाद आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किए गए खर्च पर डिडक्शन नहीं मिलती, चाहे जितना मर्जी आप खर्चा करें। इसके बाद आता है प्रीलिम एक्सपेंस सेक्शन 35D। ये डिडक्शन सिर्फ इंडियन कंपनी को, इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट इन इंडिया होती है, और बाकी रेसिडेंट असेसी को डिडक्शन मिलती है जैसे इंडिविजुअल, HUF फर्म। मगर अगर कोई रेसिडेंट असेसी फॉरेन कंपनी है तो सेक्शन नंबर 35D की डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्रीलिम एक्सपेंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं नहीं है। प्रीलिम एक्सपेंस को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जो CA इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं है, मगर हमें फिर भी एक नॉलेज होनी चाहिए, तो वो हम आगे देखेंगे। फॉरेन कंपनी अगर रेसिडेंट भी है, नॉन रेसिडेंट है तो फिर तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, बट रेसिडेंट भी है तो भी उसको सेक्शन 35D की डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्रीलिम एक्सपेंसेस में आते हैं जनरली प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होने वाले बिजनेस में, कंपनी में होने वाले खर्चे, उनको हम प्रीलिम एक्सपेंस कहते हैं। अगर इंडियन कंपनी है कोई तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों में जो हायर होगा उसका 5% लेंगे, और जो भी आपका प्रीलिम एक्सपेंस है वो अमाउंट लेंगे। फिर दोनों में जो लोअर होगा उसकी 1/5 डिडक्शन मिलेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं प्रीवियस ईयर के एंड के जो 31 मार्च की डेट है उस पर हमारी फिक्स एसेट्स में लगा हुआ पैसा, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। हमने यहाँ लिखा भी है अमाउंट इनकर्ड इन फिक्स, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि 31 मार्च को उस कंपनी की फिक्स एसेट्स में कितना पैसा लगा हुआ है बैलेंस शीट में पता चल जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड आप जानते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस मिसलीनियस एक्सपेंसेस अगर कोई है तो उन्हें माइनस करके जो आता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। दोनों में जो हायर होगा उसका 5% और प्रीलिम एक्सपेंस दोनों में जो लोअर होगा उसका 1/5 आपको डिडक्शन मिलेगी इस वर्ष, 1/5 अगले वर्ष, 1/5 तीसरे वर्ष, 1/5 4th ईयर, 1/5 5th ईयर, 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगी। बट अगर आप कंपनी नहीं है, कोई और असेसी है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का सीधा 5% करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेंगे, और जो भी एक्चुअल प्रीलिम एक्सपेंस होगा उसका लोअर का 1/5 और यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बता चुका हूँ। ये डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप अपने एक्सपेंसेस की ऑडिट करवाएं सेक्शन नंबर 44AB में, यानी कि अगर किसी बिजनेसमैन का या प्रोफेशनल का ऑडिट नहीं होता अंडर सेक्शन 44AB तो वो सेक्शन नंबर 35D की डिडक्शन नहीं ले सकता, और ये रिपोर्ट उसको ITR की डेट ITR फाइल करने से कम 1 महीना पहले उसको जमा करानी पड़ेगी। ITR की जो ड्यू डेट होती है ऑडिट के केस में वो 31 अक्टूबर होती है, तो उसको ये रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करनी, मतलब ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करानी होगी। इसके बाद एक सेक्शन आता है मेन स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसको लास्ट क्लास में मतलब PGBP के रिवीजन क्लास 1 में हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था, उसको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है, ये बड़ा अच्छा सेक्शन है। अगर कोई एसएससी, अच्छा स्पेसिफाइड बिजनेस में 15 तरह के बिजनेस बताए गए,
और उन 15 तरह के बिजनेस में मैं अभी नाम बताऊंगा कौन कौन से हैं वो। आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको 100% डिडक्शन उसकी मिल जाएगी एक बार में। मगर इसमें ना, जैसे अभी आपने सुना था, साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से कभी भी आपका पीजीबीपी में लॉस नहीं हो सकता। इस सेक्शन 35AD में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर सेक्शन नंबर 35AD में जो आपके स्पेसिफाइड बिजनेस हैं उसमें होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से ज़्यादा है तो डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो आपका क्वाइट ऑब्वियस है कि निगेटिव आंसर आएगा और उसे हम स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कहेंगे। और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेटअप होता है, करंट ईयर में भी और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी। और इसका लॉस आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये पॉइंट सेक्शन 35AD का नहीं, ये पॉइंट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ से रिलेटेड था जो मैंने अभी बोला है आपके सामने। अगर कोई भी एसएससी इनकर करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस पर तो उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट में आता है कोल्ड चेन फैसिलिटी इंक्लूडिंग स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आइसक्रीम का बिजनेस, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क कर्ड। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है, आपने देखा होगा जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आइसक्रीम वगैरह, उनका एक व्हीकल चलता है, उस व्हीकल में ट्रक के अंदर ही फ्रीजर लगा होता है। अगर आपके इस प्रकार के कोई फ्रीजर चलते हैं, आपका ये बिजनेस है, तो वो भी बेटा आपके स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर होगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कोई भी वेयर हाउस, किसी भी 100 बेड का कोई हॉस्पिटल, 2 स्टार या उससे ऊपर की कैटेगरी का होटल, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो नोटिफाइड हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट कोई भी नोटिफाइड हो बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पाइपलाइन लेइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस कंट्री, इनलैंड कंटेनर डिपो, ठीक है ना, इनलैंड कंटेनर डिपो, बी कीपिंग, वेयर हाउस फॉर शुगर, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर ये यूनिट नोटिफाइड है बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। बेटा ये 14-15 तरह के बिजनेस हैं, है ना। और लास्ट वाले में क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में जैसे रोड, डैम, हाईवे, पार्क, वाटर सप्लाई, इरिगेशन या रेल सिस्टम तैयार करना। इन 15 तरह के बिजनेस को हमने समराइज किया है। 3 तरह के वेयर हाउस की बात हुई है, कोल्ड स्टोर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, शुगर के लिए। 2 तरह की पाइपलाइन की बात हुई है, ऑयल गैस पाइपलाइन, क्रॉस कंट्री कहते हैं देश विदेश को, स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन ओर। 3 तरह के एच वाले बिजनेस हैं जिसमें होटल है, हॉस्पिटल है, 2 तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट है। 3 तरह के प्रोडक्शन की बात हुई है, फर्टिलाइजर, हनी, वेफर फैब्रिकेशन। और 2 तरह का आई है, इनलैंड कंटेनर डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये आपके स्पेसिफाइड बिजनेस हैं। अगर आप इन पर जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं और उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर लेते हैं तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाले ईयर में, 100% डिडक्शन मिलेगी। और डिडक्शन की वजह से यहाँ पे लॉस भी आ सकता है जिसको हम स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कहेंगे। बट ये जिस एसेट्स की रेस्पेक्ट में आप डिडक्शन ले रहे हैं वो एसेट आपको 8 साल तक अपने पास रखनी है, लॉक इन पीरियड है एसेट का। अगर आप 8 साल से पहले बेच देते हैं तो बेटा, अगर 8 साल से पहले आप बेच देते हैं तो जो सेक्शन नंबर 35AD में आपको डिडक्शन मिली थी वो अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए की आपने 35AD में किसी प्लांट एंड मशीनरी का डिडक्शन ले लिया, वो 2-3 साल यूज करने के बाद, पुरानी होने के बाद उसे आपने 40 लाख रुपीज में बेच दिया, तो जीरो की एसेट, क्योंकि डिडक्शन तो आपको पूरी मिल चुकी थी, तो बिजनेस क्या इनकम टैक्स में उसकी WDV जीरो हो गई। आप उसे 40 लाख रुपीज में बेच रहे हैं तो ये हुआ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस एसेट। ये जो 40 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं ये आपकी इनकम कहलाएगी अंडर द हेड PGBP एज पर सेक्शन नंबर 28। शुरुआत में सेक्शन 28 के अंदर ये पॉइंट आप छोड़कर गए थे, जिस पॉइंट को मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं वापस से। यहाँ देखिएगा, इस जगह पर आप छोड़कर गए थे इस पॉइंट को, ध्यान दीजिएगा। और मैंने कहा था हम कॉन्सेप्ट नंबर 34 में डिस्कस कर लेंगे। कोई भी सम रिसीव या रिसीवेबल हो ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट जिसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 35AD में मिल चुकी है। तो कोई भी बिजनेस जिसकी डिडक्शन आपको सेक्शन नंबर 35AD में मिल चुकी है, अगर उसकी रिकवरी हो जाए
तो वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर 8 साल के बाद आप एसेट बेचते हैं तो फिर बेटा वो पीजीबीपी में अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। कंडीशन टू अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। कंडीशन क्या होंगी सेक्शन 35AD में अवेल करने की? कोई भी आप कमेंसमेंट से पहले या कमेंसमेंट के बाद स्पेसिफाइड बिजनेस पे खर्चा करते हैं तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, बस शर्त यह है कि वो खर्चा कैपिटलाइज हो जाना चाहिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और ये इस बिजनेस में कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे तो। ये डिडक्शन हमेशा नहीं मिलेगी आपको लैंड के लिए, गुडविल के लिए, किसी भी सिक्योरिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अब्रॉड से लाए हैं आप तो डिडक्शन मिल सकती है, और अब्रॉड वाली प्लांट एंड मशीनरी को, विदेशी प्लांट एंड मशीनरी को, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। बट अगर आपने ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इंडिया के अंदर खरीदी है तो उसकी डिडक्शन तभी मिल सकती है जब न्यू प्लांट एंड मशीनरी की टोटल वैल्यू के 20% से उसकी वैल्यू कम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडिया में कहीं से 18 लाख रुपए की ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और न्यू प्लांट एंड मशीनरी टोटल जो आपने खरीदी है वो 1 करोड़ रुपए की है, तो 1 करोड़ का 20% बनता है 20 लाख, और हमारी ओल्ड एंड प्लांट एंड मशीनरी उससे कम है, तो उस केस में आपको ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी की डिडक्शन मिल जाएगी, मगर शर्त यह है कि उसकी वैल्यू न्यू प्लांट एंड मशीनरी के 20% से कम होनी चाहिए, तभी डिडक्शन मिलेगी। मिस्टर एक्स ने कमेंस किया वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का बिजनेस आंध्र प्रदेश में, और बिजनेस कमेंस करने से पहले लैंड पर खर्चा किया 50 लाख, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। वेयर हाउस बनाने पर, टेक्निकल नो हाउ पर इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, स्टाफ की सैलरी की डिडक्शन मिल जाएगी। कमेंसमेंट के बाद वेयर हाउस को और फर्दर बनवाने में 60 लाख का खर्च, इसकी डिडक्शन मिलेगी। जर्मनी की प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड है मगर उसको न्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, और ये पुणे यानी कि हिंदुस्तान से ही ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी खरीदी गई है। इसके अलावा ये जो गुडविल है इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है जिसमें डेबिट साइड में कुछ खर्चे दिए हैं, नेट प्रॉफिट दिया है, और फिर नीचे अदर इंफॉर्मेशन है। हमेशा मैंने बताया क्वेश्चन नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, मगर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सेक्शन नंबर 35AD की डिडक्शन कंप्यूट कर लीजिए। डिडक्शन में देखिए, आप कैलकुलेटर पे लीजिए, ये 8 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 18 लाख 0.78 यानी कि 18,78,000 आएगा, 60 लाख आएगा, और देखिए अब रुकना पड़ेगा आपको। ये जो ओल्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी है 9 लाख रुपए है, इसका 20% करेंगे तो 1,80,000 आएगा, और ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू उससे ज्यादा है। अगर देखा जाए तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, मगर रुकिए, यहाँ पे गलती कर रहे हैं। ये जो जर्मनी की ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है जो जर्मनी से खरीदी गई है इंडिया के बाहर से, बेटा अभी हमने लॉ में पढ़ा है इसको नई की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब है न्यू प्लांट एंड मशीनरी 9 + 4 13 लाख की है, और 13 लाख का 20% आता है 2.6 लाख, और ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जो इंडिया से खरीदी गई है वो उससे कम है, इसलिए हमें इसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी क्योंकि ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी के 20% से कम है। ठीक है ना, तो 13 लाख का 20% बनता है 2,60,000, और ये वैल्यू उससे कम है, इसलिए हमें इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ऊपर वाले हैं 18,78,000 प्लस 60 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 9 लाख, ये जो भी अमाउंट आएगा उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। 93,78,000 का अमाउंट आएगा, ये डिडक्शन हम पीजीबीपी हेड में ले सकते हैं। उसके लिए हमें पीजीबीपी की इनकम निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने लिया नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो डेप्रिसिएशन एज पर बुक है इसको ऐड कर देंगे, जो टेक्निकल नो हाउ का आपने अमोर्टाइजेशन किया इसको भी ऐड कर देंगे क्योंकि इसकी ऊपर आप डिडक्शन ले रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दिया है इसकी डिडक्शन आपको 80 GGB और 80 GGC में मिलेगी, इसको भी ऐड कर देंगे। अदर एक्सपेंस के लिए देखते हैं कुछ दिया हुआ है क्या। हाँ, अदर एक्सपेंस में खर्चा है 40,000 का जिसकी आपने पेमेंट कैश में की है। एक दिन में एक व्यक्ति को अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट आप बैंकिंग चैनल के माध्यम के अलावा किसी और माध्यम से करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती। तो ये 40,000 रुपए जो इसके अंदर इंक्लूडेड है 7,51,000 में, जिसकी आपको डिडक्शन 40,000 की मिलनी नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, मगर वो डिडक्शन आपने ले ली है तो उसको एड बैक कर देंगे। इसके अतिरिक्त आपने कुछ कमीशन इनकम कमाई है अदर सोर्स में, तो ये इनकम अदर सोर्स की है तो अदर सोर्स में आएंगी। हमें डिडक्शन कंप्यूट करनी है जो कि आपने 93,78,000 बताई, और साथ में स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम का
तो सबसे पहले आप 53,49,000 लिखिए अपने कैलकुलेटर पर, 6,90,000 ऐड करिए, 10 लाख ऐड करिए, इसमें से 40,000 ऐड करिए और 10,000 ऐड करिए, ये अमाउंट आ गया आपका 70,89,000। ये आपकी इनकम है बिफोर डिडक्शन। और फिर इसमें से आप डिडक्शन माइनस कर लेंगे। आप देखिए डिडक्शन हमारी बन रही है टोटल 93,78 की, तो और वो माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, इस इनकम में से ये डिडक्शन मिलेगी। आपका यहाँ पे लॉस आया है और ये लॉस आप स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अब ये जो लॉस है ना फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, मगर पहले मैं कुछ नोट्स पढ़ा देता हूँ। लैंड और गुडविल जो क्वेश्चन में दिया था इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी आपने इंडिया में खरीदा था उसकी डिडक्शन इसलिए मिल गई क्योंकि जो हमारा ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी के 20% से कम है, और जो विदेश से प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं चाहे वो पुरानी क्यों ना हो उसको हम न्यू की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। और मैं अभी वापिस आऊंगा लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस पे थोड़ी देर में। अब कुछ एग्जाम्पल 45 में देखिए, ए लिमिटेड एक रन कर रहा है एक प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर एक स्पेसिफाइड बिजनेस है 1 अप्रैल 2022 से। इसने 10 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, डिडक्शन ले लिया 22-23 में। 24-25 में 6 लाख में इसको बेच रहा है, तो 10 लाख की एसेट पे 10 लाख डिडक्शन ले लो तो WDV 0 हो गई इनकम टैक्स में। अब 6 लाख में बेच रहे हो, ये प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट है, ये 6 लाख रुपए आपकी PGBP की इनकम माना जाएगा 24-25 की, क्योंकि आपने 22-23 के बाद इसको 8 साल तक अपने पास होल्ड नहीं करा। तो सेक्शन नंबर 28 कहता है कि अगर किसी की डिडक्शन 35 AD में मिल चुकी है और उस एसेट को आप बिफोर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर बेच देते हो तो वो आपकी PGBP की इनकम कहलाएगा, इसलिए 6 लाख रुपए आपकी PGBP की इनकम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, अगर कोई एसएससी डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स पे कर रहा है अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1A, तो बेटा जो सेक्शन 35 AD आपने पढ़ा है उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। मतलब ये जो अभी आपने देखा था ना 93,78,000, ये डिडक्शन नहीं मिलेगी बिल्कुल भी अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स देना चाहते हैं। मगर जो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन होती है प्लांट एंड मशीनरी पर वो मिल जाएगी। Such assessee can claim normal depreciation on asset used in specified business if assessee opts default tax regime। यानी कि इसका मतलब हुआ सेक्शन 35 AD की जो डिडक्शन है वो सिर्फ तभी मिलेगी जब आप ऑप्शनल स्कीम में टैक्स दें। अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स देना चाहते हैं तो डिडक्शन नहीं लेंगे, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होती है वो डेप्रिसिएशन मिलेगी। और उस केस में भी कोई अगर नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना चाहते हैं तो वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम में ना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती है ना सेक्शन 35 AD की डिडक्शन मिलती, ठीक है ना। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं उस लॉस को समझाना चाहता हूं, जो लॉस आया था ये वाला। ये जो लॉस शुरू हुआ है ये ईयर 2007-8 से शुरू हुआ है सेक्शन नंबर 35 AD का, और अभी प्रीवियस ईयर है 24-25। तो हमने देखा हर वर्ष कुछ ना कुछ इसमें बिजनेस पिछले 17-18 साल में इसमें ऐड होते हुए आए हैं 2007-8 से। तो शुरुआत में सबसे पहले इसमें होटल वगैरह आए, ठीक है ना। ICI के मॉड्यूल में डेट्स दी हुई हैं, प्रॉपर डेट दी हुई है कि किस डेट से कौन सा बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आया है। वो डेट बेटा आपको याद नहीं करनी, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे उसे टेकअप कर रहा हूँ, अगर मुझे अभी मिल जाता है तो, ठीक है ना, वरना आपको उसको याद नहीं करना। मैं ICI के मॉड्यूल से कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। सेक्शन नंबर 35 AD है, यहाँ देखिए ये, अब देखिए ये ICI के मॉड्यूल में ये पेज नंबर है 3.240। अब देखिए इसमें फर्स्ट जो बिजनेस ऐड किया गया वो ऑयल पाइपलाइन ऐड किया गया 1 अप्रैल 2007 को, और ये जो 2 स्टार और अबव कैटेगरी का होटल है ये फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल 2010 को लिया गया।
यानी कि इस डेट के बाद आप कोई भी 2 स्टार या उससे ऊपर की कैटेगरी का होटल खोलते हो तो वो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाएगा। मान लीजिए आपके 2 होटल हैं, एक आपने 2004-05 में स्टार्ट किया और एक आपने 2011-12 में स्टार्ट किया। जो 4-5 में होटल चल रहा है आपका, वो स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, और जो 11-12 में स्टार्ट किया वो स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। 11-12 वाले बिजनेस में आपको लॉस हुआ है और 4-5 वाले ईयर के बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ है। तो सेट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेटअप होगा। तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि 11-12 में जो आपने होटल खोला है उसमें जो लॉस आपको हो रहा होगा, उस लॉस का बिजनेस, उस होटल के बिजनेस का लॉस आप 4-5 में जो होटल आपने ओपन किया था उसके बिजनेस, उसके होटल के प्रॉफिट से आप माइनस नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 से पहले जो भी होटल खुला होगा वो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाएगा, और 1 अप्रैल 2010 और उसके बाद जो भी होटल खुला होगा वो स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4-5 में जो आपने होटल खोला था वो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है और 11-12 में जो होटल खोला था वो स्पेसिफाइड बिजनेस है। तो लॉ तो यही कहता है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, मगर यहाँ पे आपको परमिशन दे दी गई है कि अगर वो उसी नेचर का बिजनेस है, जैसे होटल का बिजनेस है या हॉस्पिटल का है या क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस का है, और वो इन स्पेसिफाइड डेट से पहले खोलने की वजह से नॉन स्पेसिफाइड बन गया है, तो भी आप आपस में सेट अप कर सकते हो। इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी भी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस से सेटअप कर लो, क्योंकि वो होटल के बिजनेस का लॉस है तो वो होटल के बिजनेस की इनकम से सेटअप हो सकता है, चाहे वो होटल का बिजनेस उसका स्पेसिफाइड हो या ना हो। रेस्टोरेंट नहीं कह रहा हूं, होटल कह रहा हूं, ठीक है, ये बात याद रखिए। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है जी हमारा, अब ये सेक्शन जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ये है बेटा कंडीशन के सेक्शन, जो आपने सेक्शन 30 से और लास्ट 35 एडी तक सुना कि आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो अब जो मैं कुछ सेक्शंस आपको पढ़ाने वाला हूँ उन सेक्शंस में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्शन मिलेगी, मगर आप उसकी पेमेंट अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई के माध्यम से करें तो डायरेक्शन मिलेगी। तो सेक्शन नंबर 40A सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है डिडक्शन अलाउ नहीं होगी अगर आप पेमेंट करें किसी भी एक पर्सन को एक दिन में और वो पेमेंट 10,000 से ज्यादा हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, वो कब नहीं मिलेगी? अगर वो पेमेंट आपने अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं की है, यानी कि कैश में कर दी, बियरर चेक से कर दी, और वो पेमेंट एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से ज्यादा की मिली, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। जैसे अभी आपके रिसेंट एग्जाम्पल में एक अदर एक्सपेंस में अमाउंट आ रहा था 40,000 का, आपने वो पेमेंट कैश में कर दी थी, तो हमने कहा उसकी डायरेक्शन नहीं मिलेगी, उसको नेट प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा अगर आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं तो। बेटा अगर कोई चेक इस तरीके का है, ये चेक का हमने एक स्पेसिमेन बनाया है, सिर्फ ये 2 लाइन उसके लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ी हुई हैं, तो इसको क्रॉस चेक कहेंगे, और क्रॉस चेक से कोई पेमेंट आप 10,000 से ज्यादा करते हैं तो डायरेक्शन नहीं मिलेगी। 200 रुपए के 200 के 100 नोट किसी को दे देते हैं, 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कर देते हैं कैश में, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। चेक में पे के आगे नाम नहीं लिखा, सेल्फ वर्ड लिखा है, इसको बियरर चेक कहते हैं, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अकाउंट पे ही चेक तब होता है जब 2 लाइन ड्रॉ हो और उसके बीच में अकाउंट पे ही वर्ड लिखा हो, तो ही डायरेक्शन मिलेगी। 8 अगस्त को आपने किसी को 45,000 का पेमेंट किया कैश में, डायरेक्शन मिलेगी? जवाब है नहीं, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग परचेज की 5 लाख की कैश में, क्या इसकी डेप्रिसिएशन मिलेगी? जवाब है नहीं मिलेगी। 10,000 से ज्यादा की कोई एसेट आप खरीदते हैं और उसे कैश में पेमेंट कर देते हैं, तो बेटा उसे आप अपनी ब्लॉक ऑफ एसेट्स में ऐड नहीं कर सकते और उस पर आपको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं तो ये लिमिट 10,000 की जगह 35,000 हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूं जहां ये 40A सबसेक्शन 3 10,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कोई लोन का ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका लेन देन करते हैं, तो 20,000 रुपए पर डे कैश में हो सकता है।
अगर कोई कमीशन एजेंट है तो 10,000 की लिमिट नहीं है, 10,000 से ज्यादा भी कैश में पेमेंट हो सकती है। और वो सारी पेमेंट जो बेटा रूल नंबर 6DD में कवर है, इनकम टैक्स रूल 1962 के रूल नंबर 6DD में कवर है, वो कौन सी पेमेंट है? अगर आप गवर्नमेंट को, बैंक को या आरबीआई को पेमेंट करते हैं, या किसी ऐसे विलेज या टाउन में पेमेंट करते हैं जिसमें बैंक फैसिलिटी नहीं है, या फिर आप पेमेंट करते हैं उन प्रोडक्ट बनाने वालों को जो विदाउट एड ऑफ पावर, यानी कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, हैंडीक्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, या किसी फार्मर को, या फिर किसी ऐसे दिन पेमेंट करते हैं जिस दिन आपका बैंक क्लोज है और आप पेमेंट कर देते हैं, तो 10,000 से ज्यादा की पेमेंट भी आपको कैश में अलाउ हो जाएगी। आजकल ये बातें नहीं पूछी जाती एग्जाम में, क्योंकि अगर आज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये बातें रिडंडेंट हो चुकी हैं। आज सब यूपीआई चला रहे हैं, 24 आवर 7 डेज आप पेमेंट कर सकते हैं, बैंक बंद भी हो तब भी पेमेंट हो जाती है, ठीक है ना। आज के टाइम में तो ये लिखा आना चाहिए कि सर्वर डाउन था उस दिन, इसलिए हमें कैश में पेमेंट करनी पड़ी, मगर इस तरह का अभी तक कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। सर्वर डाउन था तो भाई आप थोड़ी देर वेट कर ले, उसके बाद पेमेंट कर दें। आज की रेफरेंस में यही जवाब दिया जा सकता है। तो अब ये लिखा हुआ है, मॉड्यूल में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, बट आज के रेफरेंस में, आज के पर्सपेक्टिव में इनका कोई रेलिवेंस नहीं रहा। आगे 40A सबसेक्शन 2, तो यहाँ पे मैंने एक पूरी केस स्टडी बताई है कि 40A सबसेक्शन 2 क्यों आया है, पूरी एक केस स्टडी बताई है, बट मैं उसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। 40A सबसेक्शन 2 तभी लगता है जब आप पेमेंट करें, कभी भी ये रिसीट पे सेक्शन नहीं लगता, पेमेंट पे लगता है। और पेमेंट आप करें स्पेसिफाइड पर्सन को। स्पेसिफाइड पर्सन में इंडिविजुअल के लिए उसके रिलेटिव्स आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए उसके मेंबर और मेंबर के रिलेटिव्स आते हैं, फर्म के लिए उसके पार्टनर और पार्टनर्स के रिलेटिव आते हैं, कंपनी के लिए वो शेयर होल्डर जिसका 20% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट है कंपनी के अंदर, और उसके रिश्तेदार, ये कहलाते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। अगर किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन को हम पेमेंट करते हैं और वो असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से अनरीजनेबल या एक्सेसिव है, तो बेटा उसकी डिडक्शन आपको डिसअलाउ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने भाई को पेमेंट करता हूँ 1 लाख रुपए की, और मैं दिखाता हूँ कि मेरा भाई मेरे यहाँ अकाउंटेंट है, और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इसे तो अकाउंटेंसी आती ही नहीं है, ये फेक पेमेंट दिखा रखी है इसने, टोटली अनरीजनेबल है ये पेमेंट, तो बेटा वो पूरा 1 लाख रुपए डिसअलाउ हो जाएगा और वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा अगर मैंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया हुआ तो। बट मैं ये साबित कर देता हूं कि माय ब्रदर इज जेन्युइनली एन अकाउंटेंट एंड ही इज डूइंग वर्क, वो काम कर रहा है, जेन्युइनली अकाउंटेंट है वो, मैं ये साबित कर देता हूँ वो जेन्युइनली काम करता है। फिर भी ये को लगता है कि इसके लिए तो 70,000 की पेमेंट बहुत थी, 30,000 एक्स्ट्रा दिया गया है, तो उसे कहते हैं एक्सेसिव। तो उस केस में जो एक्सेसिव अमाउंट है बस वही डिसअलाउ होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है इफ पेमेंट इज मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और पेमेंट अनरीजनेबल या एक्सेसिव है, तो जो भी अनरीजनेबल या एक्सेसिव अमाउंट है वो डिसअलाउ होगा। मिस्टर एक्स का ए लिमिटेड में 14% शेयर है और उनके पापा जी का 8% शेयर है, तो दोनों का मिलाकर 22% शेयर है। इस केस में मिस्टर एक्स और उनके पापा जी दोनों लोग कंपनी के लिए स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएंगे। तो बताइए क्या एक्स और उसके पापा स्पेसिफाइड पर्सन है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि उनकी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग 20% से ज्यादा है। अगर स्पेसिफाइड पर्सन के पास प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज एक्सपीरियंस है, चाहे डिग्री डिप्लोमा ना हो, तो भी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, बशर्ते कि वो पेमेंट जो हो वो रीजनेबल हो। इसको जब भी आप सेक्शन को पढ़ें तो आप क्लबिंग के प्रोविजन साथ में जरूर कर लें। उसमें एक आता है पेमेंट टू स्पाउस, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से स्पाउस को रेम्युनरेशन और सैलरी मिला है जिसमें उस इंडिविजुअल का 20% या उससे ज्यादा का शेयर है, तो उसको लेकर एक क्लबिंग में प्रोविजन है जो कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है। ये आपको क्लबिंग में मिलेगा। आपको मैं क्लबिंग के नोट्स दिखाता हूं आपको, ये है क्लबिंग। क्लबिंग में आते हैं हम, ठीक है, यहां देखिएगा, ये देखिए, एनी रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन, फी या एनी अदर फॉर्म, अगर ये स्पाउस को मिलता है, किसी इंडिविजुअल के स्पाउस को, वो स्पाउस
हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी हो सकता है, किसी कंसर्न से कंसर्न फर्म या कंपनी कोई भी हो सकता है जहां पे इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, यानी कि 20% या उससे ज्यादा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जो स्पाउस को रेम्युनरेशन मिलता है वो उस इंडिविजुअल का माना जाएगा। हाँ, स्पाउस ये प्रूव कर दे कि उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, चाहे डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। कृपया करके इसको जरूर पढ़ें, इस प्रोविजन को, और तब आप पीजीबीपी में वो सेक्शन जरूर देखें जो हम सेक्शन अभी डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेक्शन। तो यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पेमेंट पे लगता है। अगर आप रिसीप्ट ज्यादा कर रहे हैं जितना होना चाहिए तो फिर उस पर ये सेक्शन नहीं लगता। इसके बाद एक और सेक्शन आता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रेलिवेंट है, इस बार एग्जाम में पूछा भी गया था, पिछले 2 अटेम्प्ट से पूछा जा रहा है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, जैसे आपने बार बार सुना, शुरुआत में सुना, पीजीबीपी के पार्ट 1 में सुना, रिवीजन में, कि पेड का मतलब पेबल भी होता है अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं। मगर कुछ जगह आप चाहे मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करें, पेड का मतलब सिर्फ पेड होगा, पेबल नहीं होगा। कुछ एक्सपेंसेस मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं जो कि 43B में आते हैं। अगर आपने उसे बाय द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्चुअल पेमेंट नहीं करी और वो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग के नाम से आ रहा है, ड्यू के नाम से आ रहा है, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? कोई भी टैक्स और ड्यूटी, जैसे कि म्युनिसिपल टैक्स, आपने पढ़ा था सेक्शन 30 में, बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स जिसमें आप बिजनेस करते हैं डिडक्शन मिल जाती है, मिलेगी, मगर आप 31 मार्च तक पेमेंट करें तो मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से लोन लिया गया है तो आपने पढ़ा सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई में कि उसकी डिडक्शन मिल जाती है, मिलेगी, आप उसकी बाय द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक पेमेंट करें। बोनस, कमीशन, लीव एंकेजमेंट आपने पढ़ा, आपने सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 में, ठीक है ना, कि आपको डिडक्शन मिल जाती है 36 सेक्शन में, मगर कब मिलती है? जब आप इनकी एक्चुअल पेमेंट कर दें। इसके अलावा रेलवे एसेट को अगर आप यूज कर रहे हैं, ये 4 हमने यहाँ पे कैटेगरी बताई है एक्सपेंडिचर की, इन 4 पेमेंट की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप इनकी एक्चुअल पेमेंट कर दें बाय द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल 24-25 में आपको ये 4 पेमेंट करनी थी, तो फर्स्ट रूल तो यह है कि आप इनकी 31 मार्च तक पेमेंट कर दें। फिर भी आपको एक मौका दिया जाएगा, सिर्फ एक मौका। 31 मार्च 2025 निकल गया और आपकी आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 है, तो प्रीवियस ईयर समाप्त हो गया, मगर अभी आईटीआर की ड्यू डेट आनी है। तो अगर असेसमेंट ईयर में आप आईटीआर की ड्यू डेट तक भी ये पेमेंट कर दें जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो भी आपको डिडक्शन ये माना जाएगा कि प्रीवियस ईयर में आपने पेमेंट कर दी और डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर एक बार आईटीआर की ड्यू डेट निकल गई तो आपको प्रीवियस ईयर में डिडक्शन नहीं मिलेगी, फिर उस वर्ष में डिडक्शन मिलेगी जिस वर्ष में आप पेमेंट करोगे। तो ये जो ग्रेस पीरियड है, ये एक्सटेंडेड पीरियड है, ये सिर्फ उसी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है जिस प्रीवियस ईयर का वो खर्चा है, और ये मौका आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा। इफ पेमेंट इज नॉट मेड बाय 31 मार्च और प्रीवियस ईयर डिडक्शन में बी अलाउड इफ पेमेंट इज मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। वो ड्यू डेट 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर कोई भी हो सकती है। इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर ग्रेस पीरियड, ड्यू डेट के बाद, मतलब आईटीआर की ड्यू डेट निकल गई फिर पेमेंट आप करते हो, तो डिडक्शन अलाउ तो हो जाएगी, मगर उस ईयर में जिस ईयर में पेमेंट करोगे। ये जो एक्सटेंडेड पीरियड का बेनिफिट है ये सिर्फ उसी वर्ष से रिलेटेड है जिस वर्ष का वो खर्चा है। आइए इसको हम समझते हैं। 24-25 में एक इंटरेस्ट था 10,000 रुपए का, आपको इसकी पेमेंट करनी थी तो ही डिडक्शन मिलेगी। पता है ये पेमेंट आप कब से कब तक कर दें? 24-25 में कभी भी आप पेमेंट कर दें डिडक्शन मिल जाएगी 24-25 में। बट अगर आप पेमेंट 31 मार्च 25 के बाद मगर आईटीआर की ड्यू डेट तक पेमेंट कर देते हैं तो भी आपको डिडक्शन 24-25 में मिल जाएगी। बट एक बार ये ड्यू डेट निकल गई तो जहां पे आप पेमेंट करोगे वहां डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल 31 जुलाई 2025 के बाद पेमेंट करते हैं और 31 मार्च 2026 तक पेमेंट कर देते हैं तो आपको डिडक्शन 25-26 में मिलेगी। और अगर आप 31 मार्च 2026 के बाद पेमेंट करते हैं और 31 जुलाई 2026 तक कर देते हैं तो डिडक्शन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आपको 25-26 में मिलेगी। बेटा ये जो एक्सटेंडेड पीरियड है ना, ये वाला ग्रेस पीरियड है ड्यू डेट तक का, ये सिर्फ एक ही वर्ष से रिलेटेड है जिस वर्ष का वो खर्चा है।
ऐसा नहीं है कि इस वर्ष यहाँ पर आप पेमेंट करोगे आरटीआर की ड्यू डेट तक तो आपको 25-26 में डिडक्शन मिल जाएगी। अगर इस पीरियड में आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पर ये ड्यू आरटीआर वाली ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, क्योंकि वो मौका आपको एक ही बार मिला था। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन 26-27 में मिलेगी। इसको समझाने के लिए हमने यहाँ लिखा है 31 मार्च तक 25 तक पेमेंट करोगे 24-25 में, 31 जुलाई तक पेमेंट करोगे 24-25 में, मगर 1 अगस्त से 31 मार्च 26 तक पेमेंट करोगे 25-26 में डिडक्शन, 1 अप्रैल 26 से 31 जुलाई 26 तक करोगे पेमेंट तो 26-27 में। यहाँ पे बेनिफिट ऑफ ग्रेस पीरियड अवेलेबल नहीं होगा, ये बात समझने वाली है इसमें। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है रिसेंट एग्जाम में, 43B क्लॉज H, पेमेंट टू MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो का मतलब है जिनका प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए उससे कम हो प्लस टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम हो, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, उसे माइक्रो कहेंगे। स्मॉल वो है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ या उससे कम हो और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए या उससे कम हो, उसे कहते हैं स्मॉल। इफ पेमेंट इज मेड टू माइक्रो ऑब्लिक स्मॉल एंटरप्राइजेस अप टू द डेट इन रिटर्न एग्रीमेंट और 45 days, whichever is earlier then deduction is allowed, otherwise not allowed। क्या मतलब है, अगर हमें एज ए बिजनेसमैन किसी को पेमेंट करना और जिसको पेमेंट करना है वो माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है और उससे हमने रिटर्न एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई हम तुमको इस डेट तक पेमेंट कर देंगे, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में और 45 days, दोनों में से जो डेट पहले आएगा उस डेट तक आपको पेमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है समय 60 दिन का, तो लॉ कहता है नहीं 45 दिन में पेमेंट करो इसको तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है हमारा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के साथ, द पेमेंट शैल बी मेड विद इन 15 days, तो ही डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एग्रीमेंट है तो 45 दिन का समय, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन का समय। अगर पेमेंट को हम स्टुपुलेटेड टाइम लिमिट में नहीं करते, मान लो 45 दिन से ओवर हो जाता है और नहीं कर पाते, मगर 31 मार्च और प्रीवियस ईयर से पहले कर देते हैं तो भी हमको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 38। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर और एसेट हमने पढ़ा है पर्सनल पर्पस में यूज किया जाएगा तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिजनेस में यूज किया जाएगा तो ही डिडक्शन मिलेगी। बट ऐसी भी एक्सपेंडिचर और एसेट होती है जिनका कुछ यूज हम पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं, कुछ बिजनेस में यूज करते हैं, तो अब कितनी डिडक्शन मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी उसके ऊपर सेक्शन नंबर 38 है। इसके ऊपर बेटा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप जीटीआई के या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। अगर कोई एक्सपेंसेस और एसेट यूज नहीं किया जा रहा है एक्सक्लूसिवली बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा एज डिडक्शन टू द एक्सटेंट एज डिटरमाइंड बाय एओ। जो भी टोटल एक्सपेंसेस है, अगर कोई ऐसा खर्चा है जिसमें आपका पर्सनल खर्चा भी जुड़ा हुआ है और ऑफिशियल भी, जैसे आपके मोबाइल का बिल, मोबाइल आप पर्सनल यूज में भी लेते हैं ऑफिशियल यूज में भी लेते हैं, तो कभी भी उसकी पूरी डिडक्शन आप क्लेम मत करिए, उसमें से कुछ ना कुछ अपनी तरफ से डिसअलाउ कर दीजिए। जो कि आजकल प्रैक्टिस में चलता है वो मिनिमम 30% और मैक्सिमम 50% असेसी या उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ से खुद ही हटा देता है और बाकी फिर एओ भी कुछ नहीं कहता और डिडक्शन डिसअलाउ कर देता है, वो अलाउ कर देता है। बट अगर आप पूरा का पूरा खर्चा डिडक्शन लेना चाहते हैं और एओ आपका ऑब्जेक्शन कर सकता है, फिर उसकी मर्जी है कि उसमें से कितना डिसअलाउ करेगा। बट अगर एओ डिसअलाउ करेगा तो वो आपकी इनकम में ऐड होगा, टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी। आप खुद ऐड कर लोगे समय रहते तो सिर्फ टैक्स लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद ये सेक्शन आता है, इस सेक्शन को चाहिए आपको कि टीडीएस पढ़ने के बाद इस सेक्शन को फिर से एक बार देखें या इस सेक्शन पर रुककर एक बार कम से कम टीडीएस के इंट्रो को, जो भी आपके टीचर ने टीडीएस का इंट्रो पढ़ाया है उसको देख ले। मैं भी टीडीएस का रिवीजन कराऊंगा मगर मुझे वहां तक पहुंचने में भी टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। इसके साथ टीडीएस का प्रोविजन जरूर देखें। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर या पेमेंट है जिस पर टैक्स डिडक्ट करना है और आप टैक्स डिडक्ट नहीं करते समय से या फिर कर लेते हैं और उसे जमा नहीं कराते, तो ये सेक्शन कहता है उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी।
ये सेक्शन कहता है और उसका ये क्लॉज कि अगर वो पेमेंट आप किसी नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं तो डिडक्शन 100% डिसअलाउ हो जाएगी, और अगर वही पेमेंट आप किसी रेसिडेंट को करते हैं तो ये क्लॉज बोलता है इस सेक्शन का कि 30% पेमेंट डिसअलाउ होगी। इनकम टैक्स की, अच्छा ये वाला सेक्शन है, इसका टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है। अब ये आता है ये वाला सेक्शन, अगर आप सैलरी इंडिया से बाहर या सैलरी इंडिया में किसी एनआरआई को दे रहे हैं तो डिडक्शन 100% डिसअलाउ हो जाएगी। क्या है लॉ? सेक्शन नंबर 40 क्लॉज ए सब क्लॉज आई कहता है पेमेंट अगर की जा रही है किसी भी नॉन रेसिडेंट को जिस पर टैक्स काटना है और आप विदाउट डिडक्टिंग टैक्स पेमेंट कर देते हैं या फिर टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं बट उसे समय से जमा नहीं कराते, तो जितनी भी डिडक्शन आपने ली है अगर ली है तो 100% डिसअलाउ हो जाएगी। और यही पेमेंट अगर आप किसी रेसिडेंट को करते हैं तो डिडक्शन डिसअलाउ होगी मात्र 30%। एट सोर्स का मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, और वो एक्सपेंस आपका कवर होना चाहिए टीडीएस के अंदर। इन केस मान लो मुझे किसी का टीडीएस काटना था, मैंने टैक्स नहीं काटा या काट कर जमा नहीं कराया एज द केस में भी, मगर जो मेरा रेसिपेंट है उसने उस पेमेंट को अपनी इनकम में दिखा दिया और इनकम में दिखाकर मान लो मुझे आपका पेमेंट करते समय, आप मेरी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैंने आपको 5 लाख रुपए की फीस दी, अंडर सेक्शन 194J मुझको आपकी पेमेंट में से टैक्स काटना था 10% के रेट से, सपोज करो मैंने नहीं काटा, तो पहला लॉ तो यह है कि मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी, 30% डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगी। इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर ये 5 लाख रुपए आप अपनी इनकम में दिखा देते हैं और जो भी उस पर टैक्स बनता है वो भी आप दे देते हैं तो मुझे डिडक्शन अलाउ हो जाएगी बिना टैक्स काटे हुए भी। बट जिस दिन से मुझे टैक्स काटना था उस दिन से लेकर और जिस दिन आपने टैक्स दिया है इस पर अपनी आईटीआर फाइल करते समय, उस समय का मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करके मैं डिडक्शन ले सकता हूं बट इंटरेस्ट की डिडक्शन मुझको नहीं मिलेगी। कभी भी याद रखना इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती, ठीक है ना। और आप यहाँ पे हम ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स देख रहे हैं, अगर आप कोई इनकम टैक्स की पेमेंट करते हैं चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, एडवांस टैक्स के रूप में हो, टीडीएस टीसीएस के रूप में हो, या आप इनकम टैक्स पर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं या इनकम टैक्स का आप कोई प्रोविजन बना रहे हैं तो बेटा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरी ओर आप कोई म्युनिसिपल टैक्स या जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस टीसीएस पेमेंट कर रहे हैं, उसके लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर हाँ प्रोविजन की पेमेंट है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स में या जीएसटी में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई केस लड़ने के लिए लिटिगेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं तो डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। ऑडिट फीस की पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स में या जीएसटी में डिडक्शन मिल जाएगी। बट इनकम टैक्स में या जीएसटी में अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगती है तो डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि पेनल्टी अगर वायलेशन ऑफ लॉ के लिए दी जाएगी डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ आपने कोई एग्रीमेंट तोड़ दिया अपने क्लाइंट के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, उसकी पेनल्टी दी आपने, डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 44AA आता है जिसको बहुत डिटेल में मैंने बच्चों को पढ़ाया है, वो डिटेल में अभी डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, मैंने इसकी सीधा समरी लिखवाई है बाद में, ये मैं सिर्फ ये डिस्कस करूंगा रिवीजन में, ठीक है ना। वो मैंने क्लासरूम में 1-1.25 1.5 घंटा लगाया है उस सेक्शन पर, उसको मैं सीधा समरी से लिखवाऊंगा। इसी समय के लिए मैंने बच्चों को समरी लिखवा दी थी इसके साथ साथ। दो तरह के लोग हैं जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी, एक का नाम है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और जो जिसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 44AA में दी गई है सबसेक्शन 1 के अंदर, और दूसरे हैं नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और सभी प्रकार के बिजनेसमैन। हम पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की। इनको प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है अंडर सेक्शन 44AA सबसेक्शन 3। प्रेस्क्राइब्ड बुक्स में कुछ 4 तरह की बुक्स आपको बताई गई हैं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनानी है। जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करनी है, कोई भी खर्चा 25 रुपए से ज्यादा का है उसका बिल आपको अपने पास रखना है, इनवॉइस रखना है, उन्हें कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट। ये तब बनानी है किसी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को प्रेस्क्राइब्ड बुक्स जब उसकी ग्रॉस रिसीव 1.5 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा हो इन ऑल, इस वर्ड पे ध्यान देना, ऑल 3 फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर है 24-25, उससे पहले वाले 3 साल है 23-24, 22-23 और 21-22। तीनों वर्षों में आपकी जो ग्रॉस रिसीप्ट है एज ए प्रोफेशनल 1.5 लाख से ज्यादा अगर है तो फिर आपको 24-25 में बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेस्क्राइब बनाने, और नहीं है तो प्रेस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाने। ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की।
प्रिस्क्राइब बुक्स का कॉन्सेप्ट कभी भी नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन पर नहीं लगता। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को और बिजनेसमैन को हमने दो पार्ट्स में लिखा है, एक जगह लिखा है इंडिविजुअल और एचयूएफ और दूसरी तरफ लिखा है अदर। अदर में फर्म आ जाएगा, कंपनी आ जाएगा, बाकी सब लोग अदर्स में आ जाएंगे। फिर हमने यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में इसकी क्या लिखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो बनाने हैं जो मे एनेबल एओ टू कंप्यूट टोटल इनकम, जो टोटल इनकम कंप्यूट करने में असेसिंग ऑफिसर की हेल्प करे। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए लगेगा सेक्शन नंबर 44AA सबसेक्शन 1, और ये सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का जो ग्रॉस रिसीप्ट है वो 1.5 लाख रुपए या उससे कम है प्रीवियस ईयर से पहले वाले 3 वर्षों में से किसी भी वर्ष में या सभी वर्षों में, तो उसको वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है जो एओ बोलेगा, अदरवाइज उसको वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है जो प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है ना। अगर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की ग्रॉस रिसीप्ट है सभी वर्षों में प्रीवियस ईयर से पहले वाले 3 वर्ष में, अच्छा सर हमने प्रीवियस ईयर से पहले 3 वर्ष पहले बिजनेस ही स्टार्ट ही किया था, हमने मात्र 2 वर्ष पहले स्टार्ट किया था, तो कोई बात नहीं, तो जो तीसरा वर्ष था उससे पहले उसमें तो आपकी टर्नओवर 0 थी ना, फिर आपको प्रेस्क्राइब बुक्स नहीं बनानी, फिर आपको ये वाला सेक्शन लगेगा 44AA। सर हमने तो 1 साल पहले ही बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब है उससे पहले जो 2 साल उससे पहले तो उसमें आपकी टर्नओवर 0 थी, तब भी आपको यही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। ठीक है ना। यानी कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल या तो 44AA सबसेक्शन 3 लगेगा या 44AA सबसेक्शन 1 लगेगा। अगर प्रीवियस ईयर से पहले वाले 3 वर्षों में सभी में 1.5 लाख से ऊपर की ग्रॉस रिसीप्ट है तो प्रेस्क्राइब बुक्स, अन्यथा बुक्स ऑफ अकाउंट जो एनेबल कर सके एओ को कंप्यूट करने में टैक्सेबल इनकम। सर इन दोनों में अंतर क्या है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, आपको लगना भी ऐसे ही चाहिए, बट इन दोनों में अंतर है। एक लाइन बोल के आगे निकल जाऊंगा। वो अंतर क्या है? अगर आपका केस असेसमेंट में आ जाता है और आपके ऊपर लग रहा है एज ए प्रोफेशनल 44AA सबसेक्शन 3 क्योंकि आपकी टर्नओवर सभी वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा थी, तो उस समय वो आपसे कहेगा भाई प्रेस्क्राइब बुक दो, और प्रेस्क्राइब बुक्स रेगुलरली मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है ना। उसमें आपको वो समय नहीं देगा, वो कहेगा मैं कल की डेट डाल देता हूं, परसों की बुक्स ऑफ अकाउंट ले आओ या अभी जमा कराओ। ठीक है, नोटिस भेज के कहेगा जब आप हमारे ऑफिस में आए तो बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर आए फला डेट को। मगर 44AA सबसेक्शन 1 अगर लगेगा तो उसमें बेटा आपको नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस में आपसे एक लिस्ट भेजी जाएगी कि हमको ये बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, और उसमें आपको असेसिंग ऑफिसर समय दे सकता है। तो 44AA सबसेक्शन 1 में अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं और केस असेसमेंट में आ जाता है तो इसमें समय मिल जाता है, इसमें समय ना के बराबर मिलता है। और कोई भी केस ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी ना हो। ठीक है, तो या तो प्रेस्क्राइब बुक्स या फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो इनेबल करे हो टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। अब बात करते हैं नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के लिए। सबसे पहले तो इनके लिए जान लीजिए, इनके लिए एक ही सेक्शन है 44AA सबसेक्शन 2, और कोई सेक्शन इनके लिए नहीं है। इन पर कभी भी प्रेस्क्राइब बुक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेसमैन का या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का जब भी केस असेसमेंट में आएगा तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करने के लिए समय दिया जाएगा। तो 44AA सबसेक्शन 2 में इंडिविजुअल और एचईएफ की अगर टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है या फिर टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, कब? जो प्रीवियस ईयर से पहले वाले 3 फाइनेंशियल ईयर है उनमें से किसी भी एक वर्ष में, यहां लिखा है एनी 1 आउट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, सभी 3 वर्षों में नहीं, 24-25 से जो पहले वाले 3 वर्ष है किसी भी एक वर्ष में अगर टर्नओवर या तो 25 से ज्यादा या टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं जो एओ एनेबल हो सके, जिससे कंप्यूट करने में टैक्सेबल इनकम। और अगर बिजनेसमैन इंडिविजुअल एचईएफ के अलावा है तो टर्नओवर 10 लाख और टोटल इनकम 1,20,000, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, मतलब टर्नओवर अगर 10 लाख से ज्यादा है तो भी, या फिर टोटल इनकम 1,20,000 से ज्यादा है तो भी, कब? पिछले 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे जो एओ कहेगा वो। और अगर टर्नओवर कम है और टोटल इनकम भी लिमिट से कम है प्रीवियस ईयर से पहले सभी 3 वर्षों में, तो उनको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना। और एक वर्ष में भी अगर टर्नओवर या टोटल इनकम लिमिट से क्रॉस कर गई इंडिविजुअल एचईएफ या किसी भी अदर एसएससी का, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने जो एओ बोलेगा वो। ठीक है ना। यहाँ हमने आपको समझाने के लिए लिखा मिस्टर एक बिजनेसमैन है। सबसे पहले याद रखिएगा बिजनेसमैन पर 44AA सबसेक्शन 2 लगेगा, 1 और 3 नहीं लगेगा। 1 और 3 स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए, 24-25 से पहले ये 3 वर्ष हैं,
और इसमें टर्नओवर किसी भी वर्ष में आप देखिए 25 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाने, ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड। फिर दूसरा एग्जाम्पल 24-25 से पहले वाले जो 3 वर्ष हैं उसमें से एक वर्ष में इसकी टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, आप देखिए, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे 24-25 में, ठीक है ना। हाँ, जो इसके बाद 24-25 के बाद 25-26 आएगा, उसमें फिर से चेक करना, 24-25 में, 23-24 में और 22-23 में कितनी टर्नओवर है। मिस्टर एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, इनके ऊपर 44AA सबसेक्शन 1 या फिर 44AA सबसेक्शन 3 लगेगा। इनकी ग्रॉस रिसीप्ट प्रीवियस ईयर से पिछले 3 साल में देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा है, यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा है, मगर यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ 44AA सबसेक्शन 3 लगेगा और वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे जो एओ कहेगा, यही हमने यहाँ लिखा। यहाँ 1 नहीं लगेगा, ठीक है ना, यहाँ नॉट रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब बुक्स नहीं बनानी। हाँ, 44A सबसेक्शन 3 के अंदर इनको वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है जो एओ बोलेगा, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। इसके बाद आता है 44AD सबसेक्शन 1, यह है प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन, टैक्सेशन का नहीं, प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन। हमारे कोर्स में टोटल 3 सेक्शन है प्रिजम्पटिव इनकम के, उनमें से एक ही है। ये सेक्शन कहता है कि जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं, अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी नहीं आएगा और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे कम है, तो हम उसको एक परसेंटेज बता देते हैं, वो परसेंटेज के हिसाब से वो अपनी इनकम मान लेगा, फिर उसको कोई अकाउंट्स नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि अगर टर्नओवर ऑफ बिजनेस 2 करोड़ रुपए या उससे कम है प्रीवियस ईयर में, तो वो असेसी अपनी टर्नओवर का 8% अपनी इनकम मान ले। सपोज 2 करोड़ है टर्नओवर, एग्जैक्ट 8% 16 लाख की पीजीबीपी की इनकम है, ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ना बैलेंस शीट, ना टीडीएस का कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं, 16 लाख पीजीबीपी की इनकम। फिर इसमें पिछले कुछ वर्षों में अमेंडमेंट आई, ये 2 करोड़ की लिमिट को हम 3 करोड़ पढ़ेंगे अगर इसका कैश रिसीप्ट टोटल टर्नओवर या टोटल रिसीप्ट का 5% या उससे कम है। मतलब ये लिमिट 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ हम कंसीडर करेंगे 44AD के लिए, अगर कैश में रिसीप्ट 5% या उससे कम है, यानी कि उसकी 95% या उससे ज्यादा की रिसीप्ट अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, बैंकिंग चैनल के माध्यम से आता है, तो 3 करोड़ तक आप सेक्शन नंबर 44AD सबसेक्शन 1 फॉलो कर सकते हैं। जो भी असेसी ये डिडक्शन क्लेम, मतलब ये बेनिफिट क्लेम करेगा 44AD का, बेटा वो कभी भी डिडक्शन नहीं ले सकता 10AA का, और जो चैप्टर 6A में हेडिंग नंबर C है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चैप्टर 6A का हेडिंग C का मतलब 80C है, बेटा ये गलत बात है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस आते हैं जो मैंने डिडक्शन के चैप्टर में कहीं ना कहीं लिखवाए होंगे, ठीक है ना, डिडक्शन के चैप्टर में, तो या फिर मैंने लिखवाए होंगे जो आगे मैं डिफॉल्ट स्कीम पढ़ाऊंगा उसके अंदर। तो इसका मतलब अभी बस ये समझ लें, इसका मतलब 80C नहीं है। तो अंडर हेडिंग C ऑफ चैप्टर 6A जिसको डिडक्शन मिल रही है और 10AA की अगर कोई डिडक्शन ले रहा है, तो वो 44AD सबसेक्शन 1 में अपनी इनकम कंप्यूट नहीं कर सकता, और अगर इनकम कंप्यूट करेगा तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हमने लिखा है बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44AD इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पर चैप्टर 6A के हेडिंग C के कुछ पॉइंट मैंने बताए, जैसे 80JJAA, 80QQB, 80RRB, ये वो सेक्शंस हैं डिडक्शन के, अगर कोई ये डिडक्शन ले रहा है तो बेटा वो 44AD सबसेक्शन 1 में अपनी इनकम को कंप्यूट नहीं कर सकता। अब इनकम लेनी कितनी है, टर्नओवर का सीधा सीधा 8%, बट अगर उस टर्नओवर में से कुछ टर्नओवर आपकी कैश के अलावा अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट आई है, सपोज करो आपकी टर्नओवर है 2 करोड़, 1 करोड़ कैश में आई है और 1 करोड़ आपकी आई है अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से, तो 1 करोड़ का 8% लीजिए और बाकी 1 करोड़ का 6% लीजिए, ये मतलब है इसका। टोटल टर्नओवर यहाँ 1 करोड़ 60 लाख है, जिसमें से 0.95 करोड़ 95 लाख अकाउंट पे ही चेक और बैंकिंग चैनल के थ्रू आई है, तो इस 0.95 करोड़ यानी कि 95 लाख का तो लेंगे बेटा 6%, और बाकी जो 65 लाख बचा उसका 8% लेंगे, ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ठीक है। आपको अब कोई भी डिडक्शन फर्दर अलाउ नहीं होगी 30 से लेके 37 तक, ना कोई डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलेगी, ना कोई और डिडक्शन मिलेगी। क्यों?
क्योंकि आपकी मात्र इनकम मानी जा रही 6 और 8%, तो बाकी आपकी डिडक्शन ही हो गई, तो वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ना कोई डिसअलाउ होगा, जैसे अभी आपने सुना कि 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कैश में कर दी तो डिसअलाउ, पार्टी पर्सनल खर्चा है पार्टली ऑफिशियल खर्चा है तो डिसअलाउ, टीडीएस नहीं काटा तो डिसअलाउ, 43B में कहा गया कि अगर प्रीवियस ईयर के एंड तक पेमेंट नहीं करी तो डिसअलाउ। अब ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे, और ना ही कोई बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत है और ना ही ऑडिट कराने की जरूरत है। ये सारे फायदे हैं। और ऐसा असेसी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में टैक्स दे रहा हो, बेटा उसे 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स नहीं देना, उसे 15 मार्च की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसी पर एडवांस टैक्स देना है। ऐसा असेसी जो सेक्शन नंबर 44AD में टैक्स देना चाहता है, मतलब उसके हिसाब से अपनी इनकम कंप्यूट करना चाहता है, बेटा वो 80C से 80U तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है कि शुरुआत में तो लिखा है चैप्टर 6A का हेडिंग C नहीं मिलेगा, और यहां हम कह रहे हैं 80C से 80U तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। जी, 80C से 80U तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इनमें से वो डिडक्शन नहीं मिलेगी जो चैप्टर 6A की हेडिंग C में आएंगे, और वो सेक्शन है 80H से लेकर 80RRB तक। क्या सेट ऑफ का बेनिफिट ले सकता है? सेट ऑफ का बेनिफिट ले सकता है, बट जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो 32 सबसेक्शन 2 में आती है, या साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर अनएब्जॉर्ब्ड है तो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। ठीक है ना। ये सेक्शन ट्रांसपोर्टर पर, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल पर, कमीशन एजेंट पर और एजेंसी बिजनेस पर एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर एक JFK करके हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो आपको आगे चलकर समझ में आएगा, मगर पढ़ लेते हैं। कोई भी पार्टनरशिप फर्म को सेक्शन नॉट अलाउड होगा डिडक्शन 40 क्लॉज B में अगर वो ऑप्ट करता है 44AD के अनुसार टैक्स देने की। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, और वो कहता है कि इसका मेरी इनकम 8% है, यानी कि 16 लाख, तो वो अपनी 16 लाख इनकम ले ले। मगर जो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज B में पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स को जो सैलरी और इंटरेस्ट की पेमेंट की डिडक्शन मिलती है, बेटा अब वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये इसलिए स्पेसिफाई किया गया क्योंकि यहाँ लॉ में लिखा था कि एक बिजनेसमैन जो 44AD में अपनी इनकम पर टैक्स देना चाहता है, उसे 30 से 37 तक की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फर्म क्या कहती थी कि हमें तो ये डिडक्शन 40 क्लॉज B में मिलती है, पाबंदी रिस्ट्रिक्शन जो है वो 30 से 37 तक है। तो पार्टनरशिप फर्म जो 44AD सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को कंप्यूट करना चाहती है टैक्स देने के लिए, वो कंप्यूट करे, बस 30 से 37 की डिडक्शन भी नहीं लेगी और 40 क्लॉज B की डिडक्शन भी नहीं लेगी। इसके बाद आता है 44AD सबसेक्शन 4, जो लास्ट सेक्शन है, उसी के कंटिन्यूएशन में ये सेक्शन है। अगर कोई असेसी अपने आप को देखता है कि वो कवर हो रहा है 44AD में, और वो कहता है कि मेरी इनकम तो 8% या जो 6% प्रिस्क्राइब रेट है उससे भी कम है, तो ऐसा वो कर सकता है। उसको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और ऑडिट कराना पड़ेगा, मगर उसको अब 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा कि वो अगले 5 साल तक कभी भी 44AD का बेनिफिट नहीं उठा सकता। अगर वो ये चाहता है कि वो इससे बचे, तो जब फर्स्ट टाइम उसके ऊपर 44AD लगा तो फर्स्ट 5 ईयर तक वो 44AD को फॉलो करे। सर क्या मतलब है? देखिए, 25-26 में आपकी टर्नओवर 90 लाख रुपए है, आपने 44AD के अनुसार टैक्स दिया, 26-27 में 44AD के अनुसार, 27-28 में 44AD के अनुसार, 28-29 में 44AD के अनुसार, असेसमेंट ईयर 29-30 में 44AD के अकॉर्डिंग आपने टैक्स दिया हर वर्ष। मतलब टैक्स का मतलब आपने इनकम कंप्यूट की, 5 साल ये सेक्शन फॉलो कर लिया आपने। अब आप फ्री हैं कि आप 29-30 के बाद असेसमेंट ईयर 30-31 से एक वर्ष 44AD लेना चाहें लें, उससे अगले साल लेना चाहें ना लें, फिर लेना चाहें ले लें, फिर नहीं लेना चाहते ना लें। बट अगर 5 साल में से इसमें से किसी भी एक ईयर में ब्रेक लगा दिया आपने, तो 5 साल के लिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी कि आप 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसको समझने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। 25-26 से 29-30 तक का डाटा है, टर्नओवर सब जगह 2 करोड़ या उससे कम है। आप पहले 3 वर्ष 44AD फॉलो करते हैं, मगर 28-29 में आप कह देते हैं मेरी इनकम तो इससे भी कम है। लॉ कहता है आप ऐसा कर सकते हैं, मगर क्योंकि आपने पहले 5 वर्ष तक 44AD को फॉलो नहीं किया,
तब आपको अगले 5 वर्ष तक रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, एसएससी को फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। 44 AD सबसेक्शन 1 28-29 के बाद वो फॉलो नहीं किया उसने, इसलिए उसको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा 44 AD 1 का अगले 5 साल तक, यानी कि 28-29 छोड़ दो, उसके बाद अगले 5 साल तक इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और टर्नओवर इतनी है कि ऑडिट करानी है तो ऑडिट भी करानी पड़ेगी। इसके बाद आता है पूरा जो सेक्शन 44 AD था वही सेक्शन 44 AD-A बना दिया गया है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए। बस यहाँ पर यह है कि अगर कोई रेसिडेंट है, एंगेज है किसी भी स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, जो 44 AA सबसेक्शन 1 में डेफिनेशन दी गई है स्पेसिफाइड प्रोफेशन की, और वो चाहता है कि वो प्रिजम्पटिव सेक्शन में अपनी इनकम कंप्यूट करे, तो वो 44 AD-A का बेनिफिट ले सकता है। क्या है, जो भी ग्रॉस रिसीप्ट होगी उसका 50% उसको इनकम माननी पड़ेगी, और ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब उसकी टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है। फॉर एग्जांपल आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, आपकी टर्नओवर मात्र 50 लाख है, 25 लाख आप इसका इनकम मान लीजिए 50%, आपको कोई बुक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका कैश रिसीट 5% या उससे कम है तो ये 50 लाख की जगह लिमिट 75 लाख ली जाएगी। 75 लाख तक आप 44 AD-A का बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो आप 44 AD-A का बेनिफिट नहीं ले सकते। बट 50 लाख से ज्यादा और 75 लाख तक है और आपकी कैश रिसीट 5% ही है तो भी आप 44 AD-A का बेनिफिट ले सकते हैं। इसका मीनिंग ये है। अब आपको बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है सारा डिट्टो कि 30 से 31 तक डिडक्शन नहीं मिलेगी, कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा, कोई बुक्स नहीं बनाना, कोई ऑडिट नहीं कराना, और एडवांस टैक्स पूरा 100% 15 मार्च को देना है। ATC से ATU तक की डिडक्शन मिलेगी, मगर चैप्टर 6A की जो हेडिंग सी है उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। सेट ऑफ लॉसेस का बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, इस सेक्शन में एक पॉइंट और है, जो अभी वो 5 साल की रिस्ट्रिक्शन थी ना कि पहले 5 साल फॉलो करिए फिर आप फ्री हैं, ऐसा कोई भी पाबंदी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन 44 AD-A में नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म को भी डिडक्शन नहीं मिलेगी सेक्शन नंबर 40 क्लॉज B की। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपनी इनकम, प्रोफेशनल पार्टनरशिप फर्म अपनी इनकम 44 AD-A के अकॉर्डिंग कंप्यूट करता है तो करे, अपनी टर्नओवर का 50% इनकम माने, उस इनकम में से कोई डिडक्शन नहीं लेगा, इवन 40 क्लॉज B की डिडक्शन भी नहीं लेगा। इसके बाद आता है 44 AE, ये लगता है ट्रांसपोर्टर पर जो प्लाइंग, लीजिंग, हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज का काम करता है। ये सेक्शन सिर्फ ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स के लिए और किसी के लिए नहीं है। एलिजिबल असेसी है ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स जिसके पास व्हीकल की संख्या 10 या उससे कम हो प्रीवियस ईयर में। हैविंग का मतलब है ओन्ड, चाहे वो आपने पुट टू यूज किए हो या ना किए हो, रोड पे उनको उतारा हो या ना उतारा हो, आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा। 10 से ज्यादा आपके पास व्हीकल नहीं होने चाहिए, गुड्स व्हीकल होने चाहिए। इनकम कितनी मानी जाएगी, इसमें व्हीकल को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक लाइट व्हीकल और एक हैवी व्हीकल। लाइट व्हीकल वो होगा जिसका वेट 12 मेट्रिक टन होगा, यानी कि 12,000 किलोग्राम। अनलेडन यानी कि एम्प्टी, खाली ट्रक जिसमें माल लदा हुआ ना हो, और अगर उसका वजन 12 मेट्रिक टन से ज्यादा है तो वो हैवी व्हीकल है। जो लाइट व्हीकल है उसकी इनकम 7,500 रुपए पर मंथ है। अगर कोई ट्रक आपने 30 अप्रैल को खरीदा है तो बेटा उसकी इनकम पूरे महीने की ली जाएगी, पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ की तरह ट्रीट किया जाएगा। 7,500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल ट्रिक है, पर व्हीकल इनकम है। और हैवी व्हीकल में 1,000 रुपए पर मंथ पर टन इनकम है। फॉर एग्जाम्पल आपका 18 मैट्रिक टन का कोई व्हीकल है तो आपकी इनकम 18,000 रुपए है पर मंथ। और इसमें जो 44 AD अभी आप पढ़कर आए हैं सबसेक्शन 1, उसके पॉइंट नंबर 4 से 8 तक सेम है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। 30 से 37 तक कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा, बुक्स नहीं बनाने, अकाउंट्स नहीं बनाने, एडवांस टैक्स एक ही इंस्टॉलमेंट में देना है, वो सब। मिस्टर महेश के 5 हैवी गुड्स व्हीकल हैं, 5 नॉन हैवी व्हीकल हैं। जो ग्रॉस वेट है 3 व्हीकल का 31,000 किलोग्राम है और ग्रॉस वेट ऑफ 2 व्हीकल 28,000 किलोग्राम है। तो ये हैवी व्हीकल का वेट दिया है। जो नॉन हैवी व्हीकल है उनके वेट से कोई लेना देना नहीं। उनकी इनकम तो 7,500 रुपए पर मंथ, 7,500 इंटू 5 इंटू 12। अब हम बात करते हैं हैवी व्हीकल की। 31 मैट्रिक टन है और 1 मैट्रिक टन का 1,000 रुपया,
तो 3 व्हीकल की इनकम बनेगी 31,000 इंटू में 3 इंटू में 12, और 2 की बनेगी 28 मैट्रिक टन है और हर मैट्रिक टन का 1,000, तो 28 मैट्रिक टन का 28,000 रुपया इंटू में 2 इंटू में 12, ये आपके सामने इनकम है। ठीक है, और कोई एसएससी कहता है कि मेरी इनकम तो इससे कम होनी चाहिए, ठीक है, अकाउंट्स बना ले और अपनी इनकम कंप्यूट कर ले, और इसके ऊपर भी 5 साल की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मगर इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 44 AD में जिससे पहले सेक्शन पढ़ा है और 44 ADA में, उन दोनों में यह कहा गया था कि आपको फर्दर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई का मतलब कोई भी नहीं मिलेगी, 40 क्लॉज बी की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। मगर इस सेक्शन में आपको 40 क्लॉज बी की डिडक्शन मिल सकती है, ये मैंने आगे लिखवा दिया है। इफ एन एसएससी ऑप्ट कर रहा है बेटा प्रीजम्पटिव टैक्सेशन 44 AD सबसेक्शन 1 में, 44 ADA में और 44 AE में एक प्रीवियस ईयर में, और वही एसएससी ऑप्ट नहीं करता प्रीजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में, तो एसएससी को कंप्यूट करना है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट यूज इन बिजनेस प्रोफेशन अंडर 32(1) क्लॉज II शैल बी कंप्यूटेड ऑन सेम WDV। आइए सर समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपकी व्हीकल की कॉस्ट है 1.5 करोड़ और सेकंड ईयर में भी आपकी व्हीकल की कॉस्ट है 1.5 करोड़। फर्स्ट ईयर में आपने 44 AE फॉलो किया, जब फॉलो किया तो आपको 30 से 37 तक की डिडक्शन नहीं मिली। डिडक्शन ना मिलने का मतलब है आपने 32 सबसेक्शन 1 में जो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं वो कंप्यूट ही नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। बट सेकंड ईयर आप कह रहे हैं मैं 44 AE नहीं फॉलो करूंगा, अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तब आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन 1.5 करोड़ पर ही मिलेगा, या ये मानकर कि अगर इस पर फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन मिलता तो कितना मिलता, वो माइनस करके जो WDV आएगी सेकंड ईयर में उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखिए ऐसा ही करना पड़ेगा। एसेट की वैल्यू फर्स्ट ईयर में 1.5 करोड़ थी, डेप्रिसिएशन निकाला 30% के रेट से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म वालों को व्हीकल पर 30% के रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। डेप्रिसिएशन लेने के बाद 1 करोड़ 5 लाख इसकी WDV आई, तो सेकंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो WDV पे मिलेगा। ऑल्दो फर्स्ट ईयर में इसको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिला था, बट अगर कोई ऐसा करता है कि फर्स्ट ईयर प्रिजम्पटिव सेक्शन को फॉलो करता है और सेकंड ईयर नहीं फॉलो करता तो WDV निकालनी पड़ेगी आपको। तो सेकंड ईयर में इसको डेप्रिसिएशन मिलेगा 31,50,000 का। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म सेक्शन नंबर 44 AE में अपनी इनकम कंप्यूट कर रही है तो बेटा वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है इंटरेस्ट और सैलरी जो पार्टनर्स को दी जाएगी अंडर सेक्शन 40 क्लॉज बी। ये सेक्शन अभी हमारे रिवीजन में आगे आने वाला है। अब आता है सेक्शन नंबर 44 AB। ये सेक्शन ऑडिट का सेक्शन है जिसको टैक्स ऑडिट कहते हैं। ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। ऑडिट एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में की जाती है। इनकम टैक्स में इसके बहुत सारे फॉर्म है, इंडिविजुअल के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है, पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग है, और इसे सबमिट किया जाता है रिपोर्ट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ऑनलाइन जमा करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और जमा करता है ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट। ये स्पेसिफाइड डेट इस समय 30 सितंबर है असेसमेंट ईयर की। किसको ऑडिट कराना है? अगर आप कोई बिजनेसमैन या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है और आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट प्रीवियस ईयर की 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना है। हाँ, शर्त यह है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो ना कर रहे हो। 1 करोड़ से कम पर आपको कभी भी ऑडिट नहीं कराना, 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट कराना है। मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, 1.5 करोड़ है, और आप प्रीजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन नंबर 44 AD सबसेक्शन फॉलो कर रहे हैं, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप सेक्शन फॉलो नहीं कर रहे तो ऑडिट कराना है। पर्सन हु आर एलिजिबल फॉर सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे कम है, और कुछ केसेस में ये 2 करोड़ की जगह रीड किया जाएगा 3 करोड़, जहां पे आपकी कैश रिसीट 5% से कम है, आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप सेक्शन नंबर 44 AD फॉलो करते हैं। बट अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है या 3 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 44 AB लगेगा। अगर कोई एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर करता है अपनी इनकम 8% या 6% से कम तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमने ऐसे कहा कि अगर आपकी टर्नओवर 0 से 1 करोड़ के बीच में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 से 2 या 3 करोड़ के बीच में आपकी है टर्नओवर, तो ऑडिट कराना पड़ सकता है। अगर ऑडिट नहीं कराएंगे, कराना नहीं चाहते तो आप 44 AD सबसेक्शन 1 प्रीजम्पटिव सेक्शन जो है उसे फॉलो करिए। बट अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको 44 AB में ऑडिट कराना है।
कोई बिजनेसमैन या कोई नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल जिसकी कैश रिसीट 5% या उससे कम हो टोटल रिसीट का, प्लस दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए, और कैश पेमेंट भी 5% या उससे कम है टोटल पेमेंट का, तो उसे ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर उसकी टोटल टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक है, 10 करोड़ से कम है तो ऑडिट की जरूरत नहीं है, उस पर है तो ऑडिट कराना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि बताइए हम ऑडिट कराएं या नहीं। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि हम जो प्रिजम्पटिव सेक्शन है 44AD वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। 60 लाख की टर्नओवर है, कैश रिसीट 15%, कैश पेमेंट 20%, ऑडिट की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। यहाँ 1 करोड़ से ऊपर है, ऑडिट कराना पड़ेगा आपको। यहाँ 1 करोड़ से ऊपर है, ऑडिट कराना पड़ेगा। यहाँ 1 करोड़ से ऊपर है, ऑडिट कराना पड़ेगा। यहाँ कितने करोड़ है? 8, 1 से ऊपर है, मगर यहाँ कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट दोनों 5% तक है, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में जहां कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट 5% तक हो वहां लिमिट 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो जाएगी। यहाँ 10 करोड़ है और कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट दोनों 5-5% है, यहाँ भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ टर्नओवर 12 करोड़ है, ऑल्दो कैश रिसीप्ट कैश पेमेंट 5-5% से कम है, फिर भी ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि ये 5-5% वाली लिमिट सिर्फ 10 करोड़ तक एप्लीकेबल होगी, उसके ऊपर नहीं। ठीक है ना। अब ये मैं आपको बता रहा हूं उन लोगों की बात जो प्रिजम्पटिव सेक्शन 44AE में कवर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले। ठीक है ना। मगर उससे पहले मैं एक और JFK आपको बता देता हूँ। 0 से 1 करोड़ में टर्नओवर है तो ऑडिट नहीं होगी, 1 से 2 करोड़ में यस ऑडिट होगी, और बच सकते हैं अगर आप सेक्शन नंबर 44AD फॉलो कर लें। 2 से 10 करोड़ में ऑडिट होगी, बच सकते हैं अगर आपका 95% या उससे ज्यादा रिसीप्ट और पेमेंट दोनों अकाउंट पे ही चेक से या किसी बैंकिंग चैनल से हो, और 10 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर है तो आप बच नहीं सकते, हमेशा ऑडिट होगा। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में टैक्स ऑडिट होता है अगर आपकी रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। ट्रांसपोर्टर के केस में 44AE में अगर कोई ट्रांसपोर्टर कहता है कि मैं ऑप्ट करूंगा 44AE तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो कहता है मैं 44AE ऑप्ट नहीं करना चाहता तो 44A भी लगेगा। एक ट्रांसपोर्टर है जिसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल है, ही कैन नॉट ऑप्ट सेक्शन नंबर 44AE, उसे 44AE फॉलो नहीं करना। हमें बताना है इसके ऊपर ऑडिट लगेगा या नहीं लगेगा, जिसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल है। हमें फिर देखना पड़ेगा, अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है ऑडिट नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा है 10 करोड़ तक है, और रिसीप्ट और पेमेंट दोनों 5% से कम है, ऑडिट नहीं है। बट अगर टर्नओवर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है, और रिसीप्ट और पेमेंट या दोनों में से कोई या दोनों 5% से ज्यादा है, तो भी ऑडिट कराना पड़ेगा। और टर्नओवर अगर 10 से ज्यादा है तो ऑडिट कराना ही कराना है। ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। अगर कोई भी इनकम ऐसी है जो सेक्शन नंबर 41 में कवर होती है, ज्यादातर इसमें रिकवरी ऑफ डिडक्शन कवर होती है, और कोई लॉस ऑफ बिजनेस है तो उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर। सेट ऑफ के चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि बिजनेस का लॉस 3 तरह का होता है। स्पेकुलेशन का लॉस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और नॉर्मल बिजनेस का लॉस 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है। मान लीजिए आप ये 2024-25 है, और आज से 15 साल पहले 2011 में 11-12 में आपने कोई बिजनेस अपना बंद कर दिया था और उस वर्ष आपका लॉस हुआ था, तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा बेटा आपका 19-20 तक, उससे ज्यादा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, 8 साल वहां एक्सपायर हो चुके। मगर उसी बिजनेस से रिलेटेड अब आपकी कोई रिकवरी ऑफ डिडक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल उस समय आपका कोई बैड डेट हुआ था 50 लाख रुपए का, और 24-25 में वो 50 लाख रुपए की रिकवरी हो रही है, तो सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 4 कहता है कि ये जो रिकवरी ऑफ बैड डेट है ये टैक्सेबल होगा। बट ये वाला सेक्शन कहता है कि उस रिकवरी ऑफ बैड डेट को आप चाहें तो उस लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं जो उस ईयर हुआ था जिस ईयर आपने बिजनेस बंद किया, मगर लॉस उसी वर्ष से रिलेटेड होना चाहिए जिस वर्ष आपने बिजनेस को सीज किया है, बंद किया है। तो लिखा है हमने लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू अ बिजनेस which ceases to exist. Such loss is related to that year in which business ceases to exist. Income under 41 must be related to business which ceases to exist. समझाने के लिए हमने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 14-15 आज से 10 साल पहले एक बिजनेस आपका बंद हो गया था, वहां आपको एक बैड डेट की डिडक्शन मिली थी 1.5 लाख की, और जिस वर्ष आपने बिजनेस बंद किया था उस वर्ष का लॉस 2 लाख था। तो ये 2 लाख के लॉस का बेनिफिट आज की डेट में नहीं मिल सकता क्योंकि 8 साल हो चुके हैं। मगर एक कंडीशन है, एक शर्त है
कि 24-25 में ये 1.5 लाख रुपए की आपको रिकवरी हो गई, तो ये 1.5 लाख रुपए की रिकवरी, नॉर्मल लॉ ये है कि आपकी इनकम मानी जाएगी, बट एक चांस है इससे बचने का, इस 1.5 लाख को आप इस 2 लाख के साथ एडजस्ट कर लो, ऑल दो 8 साल एक्सपायर हो गए तब भी आप एडजस्ट कर सकते। ये आपका ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन है 40 क्लॉज बी, ये सेक्शन है बेटा आपका। यहां कहा गया है ये सेक्शन बेटा सिर्फ पार्टनरशिप फर्म पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। और क्या है ये सेक्शन? पार्टनरशिप फर्म पे लगता है जब आप अपने पार्टनर्स को अपनी फर्म से सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन देते हैं, ये एक साथ आएगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो ये सेक्शन लगता है। हमने यहाँ लिखा भी है, अगर एक पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, तो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज बी में आपको डिडक्शन की लिमिट निकालनी होगी। इंटरेस्ट के लिए कंडीशन है कि इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होना चाहिए कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसका रेट भी मेंशन होना चाहिए। सिर्फ ये मेंशन है कि पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा, रेट मेंशन नहीं है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन या किसी और नाम से, कोई वेजेस के नाम से दिया जाए, तो ये जो रेम्युनरेशन वगैरह है ये स्पेसिफाई होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, और साथ में अमाउंट भी मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट पे किया जा सकता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के किसी भी पार्टनर को, इवन वो एक्टिव नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर है तो भी, बट सैलरी ये पे होनी चाहिए किसी भी एक वर्किंग पार्टनर को। सैलरी की डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को तभी मिलेगी जब वो किसी वर्किंग पार्टनर को पेमेंट की जा रही हो, तो ही डिडक्शन मिलेगी, ठीक है ना, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब आते हैं अवेलेबल डिडक्शन के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिडक्शन उस रेट से मिलेगी जो रेट पार्टनरशिप डीड में है, और मैक्सिमम रेट लॉ में 12% है। मान लीजिए डीड में 15% का रेट है, लॉ कहता है 12% से ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और डीड में अगर रेट 10% का है तो डिडक्शन फिर 10% की मिलेगी। सैलरी जो डीड के हिसाब से है वो, और फिर हम 40 क्लॉज बी में इनकम टैक्स के इस सेक्शन में लिमिट निकालेंगे, दोनों में जो लोअर होगा वो। इसमें अमेंडमेंट है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। जो लिमिट है फॉर सैलरी एटसेट्रा अंडर सेक्शन 40 क्लॉज बी, इसमें हम सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालेंगे। अभी आप लोगों को, शायद बहुत सारे लोगों को बुक प्रॉफिट कंप्यूट करना ना आता हो, तो आपको चाहिए पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कर लो। सबसे पहले जैसे कंप्यूट करते हैं आप पीजीबीपी की इनकम, वैसे आप कंप्यूट कर लें। बस पीजीबीपी की इनकम में से 2 डिडक्शन मत लेना, सॉरी 1 डिडक्शन मत लेना, वो है सैलरी टू पार्टनर्स, चाहे वो सैलरी स्लीपिंग पार्टनर की हो या एक्टिव पार्टनर की। मतलब जैसे डिडक्शन लेते हैं ना वैसे आप सारी डिडक्शन ले लीजिए, इवन जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलनी है वो भी ले लीजिए। तो सैलरी टू पार्टनर्स की डिडक्शन लेने से पहले किसी भी असेसी का जो पीजीबीपी की इनकम आती है उसी को बुक प्रॉफिट कहते हैं, और उस बुक प्रॉफिट में से अगर सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन टू पार्टनर्स को माइनस कर दिया जाए तो उसको पीजीबीपी की इनकम कहते हैं। तो जो पीजीबीपी की इनकम है वो डिडक्शन लेने के बाद है सैलरी की, और सैलरी की डिडक्शन लेने से पहले जो इनकम है उसको बुक प्रॉफिट कहते हैं। इस बुक प्रॉफिट का जो पहला 6 लाख रुपया है उसका 90% बुक प्रॉफिट का, और 3 लाख रुपए विच एवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल आपका डिडक्शन लेने से पहले, सैलरी की डिडक्शन लेने से पहले आपकी फर्म का बुक प्रॉफिट आया 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए का 60% आप पहले, 90% आप करिएगा। तो बेटा आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा 15 लाख है, तो 15 लाख में से पहले हमारा बुक प्रॉफिट 15 लाख है। बुक प्रॉफिट फिर से बता दूं, पीजीबीपी की इनकम निकाल लो, सारी इनकम, सारी डिडक्शंस ले लो, सब कुछ कर लो, बस एक चीज माइनस मत करना, सैलरी टू पार्टनर्स। उससे पहले जो पीजीबीपी की इनकम आती है उसे बुक प्रॉफिट कहते हैं। सपोज वो 15 लाख है, तो 15 लाख में से जो पहले 6 लाख है उसका 90% निकालो, 5,40,000 आएगा, और 3 लाख विच एवर इज हायर 5,40,000। बचे जो 9 लाख रुपए, और 15 में 6 माइनस करोगे 9 लाख बचेंगे, उसका 60% निकालो, 540 आएगा। 540, 540, 1080। इसका मतलब यह है कि एक पार्टनरशिप फर्म जिसका बुक प्रॉफिट 15 लाख है वो अपनी पार्टनर्स को 10,80,000 रुपए तक की सैलरी दे सकती है, और ये सैलरी सिर्फ एक्टिव पार्टनर को दी जानी चाहिए। अब मान लीजिए हमने अपनी फर्म के सभी एक्टिव पार्टनर को 12 लाख की सैलरी दी है, तो हम बुक प्रॉफिट में से मात्र 10,80,000 माइनस करेंगे, और वो माइनस करते ही हमारी पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी।
इसके अलावा ये एक सेक्शन है जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा, अभी एप्लीकेबल नहीं है, और ये टीडीएस का सेक्शन है। सेक्शन नंबर 194 टी, टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स। यानी कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को, जो मैंने बताया, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट पे कर रही है और वो 20,000 से ज्यादा का है, तो फर्म पार्टनर्स को पेमेंट करेगी 10% के रेट से टैक्स काट कर। ये सेक्शन 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा। यानी कि फर्स्ट टाइम आप प्रीवियस ईयर 25-26 में पढ़ेंगे तो ये आपके 26-27 में पूछा जाएगा, बट ये दिया हुआ है मॉड्यूल में, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया। ऑल दो ये टीडीएस का सेक्शन है, इसका पीजीबीपी से कोई लेना देना। यहाँ हम बुक प्रॉफिट है 10 लाख का, तो 10 में से पहले 6 लाख लो, उसका 90%, 540 और 3 लाख, विच एवर इज हायर 540। 10 में से 6 माइनस करोगे बचा 4 लाख, 4 लाख का 60% लो, वो आएगा 240, 540, 240, 780। आपने अपने पार्टनर्स को सैलरी दी है 6,60,000 की, तो जो 6,60,000 की डिडक्शन मिल रही है वो मिल जाएगी, क्योंकि लिमिट इससे ज्यादा है। आप देख सकते हो लिमिट आ रही है 7,80,000 की, जबकि डिडक्शन बन रही है 660 की, तो डिडक्शन मिल जाएगी। और अब आप बुक प्रॉफिट से ये डिडक्शन माइनस कर दो 6,60,000 की, आपकी पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। एक और एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है, कंप्यूट करनी है डिडक्शन जो पार्टनर को सैलरी दी गई है उसकी, और पीजीबीपी की इनकम निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल जैसे पीजीबीपी का क्वेश्चन करते हो वैसे करो, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो और 1 बाय 1 परचेज और ये सब देखो। परचेज से रिलेटेड देखो कोई इंफॉर्मेशन है क्या। हाँ, आपने एक परचेज में इंक्लूड है परचेज ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे ये नहीं बताया ये फर्नीचर आपके अपने घर के लिए है, ऑफिस के लिए, कहाँ के लिए, तो हम मानेंगे बिजनेस के लिए है। ये 20,000 का फर्नीचर है, इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको 20,000 का जो फर्नीचर आपने परचेज किया इसकी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस पर डेप्रिसिएशन की डिडक्शन आपको मिलेगी। तो जब आप सबसे पहले लिखना कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम, मगर पीजीबीपी की इनकम निकालने से पहले आपको बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और वो बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे पीजीबीपी की इनकम निकालते हैं। तो 4 लाख रुपए में, इस 4 लाख में इसके अंदर से 20,000 इस 4 लाख में ऐड कर देना। ये डेप्रिसिएशन एज पर बुक है, इसको भी पूरा ऐड कर देना। ये 20,00,000 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको भी ऐड कर देना पूरा, क्योंकि फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन फर्म को नहीं मिलती, कंपनी को मिलती है, और वो भी इस तरीके से नहीं मिलती जैसे यहाँ डिडक्शन ले रखी। जो इनकम टैक्स पेड किया है उसकी भी डिडक्शन वापिस ऐड कर देना। इंटरेस्ट टू पार्टनर की डिडक्शन फर्म को मिल जाती है अगर इंटरेस्ट 12% तक है, और 12% तक ही यहाँ इंटरेस्ट दिया हुआ, डिडक्शन मिल जाएगी। और आपने डिडक्शन ले भी रखी है तो अब इसका कुछ नहीं करना। और ये 9 लाख रुपए की जो सैलरी है टू पार्टनर्स, इसको पहले ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा, अभी बताया मैंने आपको, बुक प्रॉफिट निकालते समय सभी चीजों की डिडक्शन ले लेना, बट सैलरी टू पार्टनर की डिडक्शन अभी नहीं ले सकते। तो इसमें से 20,000, ये 1 लाख, ये 20,000, ये 10,000 और ये पूरा 9 लाख रुपए इसमें ऐड कर देना। क्रेडिट में सेल्स है, बिजनेस इनकम है, आपने पीजीबीपी में ली हुई है, कुछ नहीं करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस पीजीबीपी में आता है, पीजीबीपी में लिया हुआ है। डिविडेंड पीजीबीपी में लिया हुआ है, जबकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है, 1 लाख माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपको मिला है, ये पीजीबीपी की इनकम नहीं है, इसको माइनस करो। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, आपने पीजीबीपी में लिया हुआ है, माइनस करो। माइनस करने के बाद इसके बाद ये जो डब्ल्यूडीवी है ब्लॉक की, ये 50,000 है। नई प्लांट एंड मशीनरी आपने 4 लाख खरीदी है, डेप्रिसिएशन का रेट, तो बेटा आपकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो 4.5 लाख बनती है। उस 4.5 लाख रुपए पे आप निकालो डेप्रिसिएशन, कहीं निकाला है डेप्रिसिएशन, 4.5 लाख का डेप्रिसिएशन बनेगा आपका 67,500। और एक जो फर्नीचर आपने ऐड किया था ऊपर 20,000, उसका भी 10% डेप्रिसिएशन लो। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन मिलती है, तो फर्नीचर इसलिए ऐड किया क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो देखिए आपने फर्नीचर, डेप्रिसिएशन एज पर बुक, फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स, सैलरी टू पार्टनर ऐड कर दिया, डिविडेंड, इंटरेस्ट, एग्रीकल्चर इनकम माइनस कर दिया। जो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है वो माइनस करी, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है वो माइनस करी। इसको हमने बिजनेस इनकम नहीं कहा, इसको हमने बुक प्रॉफिट कहा। इसे तब तक बुक प्रॉफिट कहेंगे जब तक इसमें से सैलरी टू पार्टनर्स माइनस ना कर दें, मगर पहले आप फर्म के केस में बुक प्रॉफिट निकालेंगे। इस बुक प्रॉफिट में से 6 लाख अलग करिए और बाकी का 5,13,500 अलग करिए। वही हमने करा, 6 लाख का 90% 540 और 3 लाख विच एवर इज हायर 540। बाकी जो बचे 5,13,500 उसका 60% किया। टोटल अमाउंट आ गया 8,58,300।
और आप देखिए सैलरी टू पार्टनर कितनी दी थी आपने, 9 लाख, तो 9 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, डिडक्शन मिलेगी 8,58,300। ये जो बुक प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 11,30,500 का, उसमें से ये डिडक्शन लेना। जैसे ही ये डिडक्शन लोगे आपको पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। मगर कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है वो आप यहां समझिएगा। सैलरी पार्टनर को दी गई है ये वाली 9 लाख की, उसमें से 3 लाख की सैलरी एक नॉन वर्किंग पार्टनर को है। तो याद रखना इसका मतलब है जो आपने वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी है वो 6 लाख की दी है। तो इस 8,58,300 की लिमिट का 9 लाख से कंपैरिजन मत करना, 6 लाख से करना। तो आपकी लिमिट आ रही है 8,58,300 की, और वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी गई है 6 लाख की। दोनों में जो लोअर है वो 6 लाख है, तो आपको डिडक्शन 6 लाख की मिलेगी। ये आपका बुक प्रॉफिट है 11,30,500, उसमें से 6 लाख माइनस कर लेना, बाकी पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी 5,30,500। अगर ये नॉन वर्किंग पार्टनर वाली बात ना दी होती तो बेटा मैं कभी भी इस 9 लाख में से 3 लाख माइनस ना करता, यहाँ पे पूरे 9 लाख लेता और दोनों को कंपेयर करता, वो 8,58,500 रुपए कमा 300 रुपए कमाता, फिर मैं 8,58,300 माइनस करता इस 6 लाख की जगह। हमेशा डिडक्शन उस सैलरी की मिलेगी जो वर्किंग पार्टनर को दी गई हो। अगर नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी गई है तो वो ना कंपैरिजन में आएगा ना डिडक्शन में आएगा। ये है पीजीबीपी की इनकम, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये क्वेश्चंस कराएं, ठीक है ना। ये अपनी बुक के क्वेश्चंस हैं, ये मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे करें जो हमसे नहीं पढ़ते। आप आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन करें। अगली वीडियो में हम आईसीआई की मॉड्यूल के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। बेटा सारी क्लासेस देखें, पूरी देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कोई रिवीजन में कमी दिखाई देती है, कुछ गलत बोल दिया, उसको कमेंट करें ताकि अगली वीडियो में उसको ठीक किया जा सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ, पीजीबीपी क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। वो हमारी रिवीजन क्लास नंबर 5 होगी, उसमें मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।